हेलो कमांडर्स, वेलकम टू एजेपीएस क्लास ऑनलाइन। कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? अरे बता दिया कीजिए कभी कि आप लोग ठीक है कि नहीं है। हर रोज मैं पूछता हूँ लेकिन आप लोग कुछ बोलते नहीं है, ठीक है ना? बता दीजिए, बता दिया कीजिए कि आप लोग ठीक हैं। सो ऐसे मुझे पता है कि आप लोग ठीक रहते हैं लेकिन फिर भी बता दिया कीजिए। चलिए, तो बाबू हम लोग अभी तक लेक्चर 6 खत्म कर चुके हैं ना। कल हम लोग लेक्चर 6 खत्म किया ना? हाँ, कल खत्म किए। देखिए कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे। देखिए कल के क्लास में किसी को कोई दिक्कत है ना? किसी को सबको अच्छे से समझ में आ गया सब कुछ? ठीक है, हम लोग क्या पढ़े बाबू? तो न्यूक्लियोटाइड्स पढ़े थे, है ना? हम लोग क्या पढ़े थे? न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पढ़े थे। उसमें हम लोग क्या देखे थे कि एक पेंटोस शुगर, है ना, एक नाइट्रोजन बेस और एक आपका क्या होता है फॉस्फेट ग्रुप को मिलने से क्या बनता है बाबू? तो उसको मिलने से क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड्स बनता है ना? चलिए, तो बाबू आपका होमवर्क ये है। पहला तो आपका होमवर्क ये है कि हम कुछ स्ट्रक्चर आपको डाल देंगे आपके ग्रुप पे, ठीक है? आप स्ट्रक्चर को देख के बताइएगा, ठीक है, कि उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है। फिर आपको बताना है कि एक डीएनए का थ्रेड बनने के लिए जो न्यूक्लियस, जो क्या बोले हम कि एक डीएनए का थ्रेड बनने के लिए, सुनिए क्या बोल रहे हैं, एक डीएनए का थ्रेड बनने के लिए जो न्यूक्लियोसाइड का जो न्यूक्लियोसाइड आपस में जुड़ता है, ठीक है, उसमें कौन सा बॉन्डिंग होता है, ठीक है, वो बॉन्ड का नाम आपको बताना है, ठीक है? फिर आपको बताना है बाबू कि वैसे बस वो स्ट्रक्चर का नाम बताइएगा, फिर ये जो डीएनए का भी बताएं उसको बता दीजिएगा, ठीक है? उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है? चलिए, तो कल बाबू देखिए अभी हम लोग पूरा 6 क्लास में क्या क्या पढ़ चुके, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है ना? फिर हम लोग देखें कि वाटर का क्या इंपॉर्टेंस है, वाटर का क्या प्रॉपर्टीज होता है, हम लोग उसको समझे थे। फिर हम लोग शुरू किए थे बाबू फैटी एसिड को, हम लोग फैटी एसिड को समझे, ठीक है ना? फिर हम लोग कार्बोहाइड्रेट को समझे हैं, ठीक है ना? फिर हम लोग कल न्यूक्लियोटाइड को समझे। मतलब कुल मिला के हम लोग माइक्रो मॉलिक्यूल्स को खत्म कर चुके हैं। यानी कि देखिए, और माइक्रो मॉलिक्यूल्स करने के पहले कुछ बेसिक बात को जान लीजिए। देखिए पहले क्लास में जब हम लोग क्या किए थे, सेल को रप्चर किए थे। सेल को जो रप्चर करके क्या किया था हम लोग, उसको जो है ना मोटर पिस्टल, यानी कि जो हम लोग इसमें पीसे थे उसको, ठीक है, सिलबट्टा में जो पीछे थे तो हमको क्या मिला था, और उसको हम लोग ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में उसको डाल के जब हम लोग क्या किए उसको पीसे थे, तो क्या हुआ था, हमको 2 फ्रैक्शन मिला था। एक मिला था हमको क्या, फिल्ट्रेट, और एक क्या मिला था हमको, रिटेनेट, है ना? मतलब फिल्ट्रेट वो जो कि छन गया था, और जो नहीं छना था वो रिटेनेट हो गया, ठीक है ना? तो अब जो सुनिए क्या बोल रहे, जो फिल्ट्रेट था वो क्या था, वो एसिड सॉल्युबल था। वो क्या था? एसिड सॉल्युबल था। और जो नहीं छना था वो क्या था, वो एसिड इनसॉल्युबल था, है ना? जो छन गया था उसको हम लोग माइक्रोमोलिक्यूल्स का, जो नहीं छना था वो मैक्रोमोलिक्यूल्स था। मतलब जो छन गया था उसके शरीर तो हम लोग कर चुके हैं। यानी कि एक सेल को रैप्चर करने के बाद जो छन के हमको नीचे मिला था, यानी छनने के बाद जो नीचे आ गया था, यानी कि जो छन के नीचे आ गया था उसका शरीर, उसमें क्या क्या हमको मिला था, तो उसमें हमको कार्बोहाइड्रेट मिले। और कैसे कार्बोहाइड्रेट मिले? तो मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड, है ना? पॉलीसेक्राइड तो ऊपर ही रह गया था। इसके बाद हम लोग क्या देखें, एमिनो एसिड हम लोग यहाँ पे मिला था, लिपिड्स हम लोग को मिला था, ठीक है? देखिए एक बात बता दें आपको कि लिपिड्स जनरली क्या है बाबू, कि लिपिड्स इसमें नहीं होता है। देखिए लिपिड्स क्या बोले कि लिपिड्स आपका फिल्ट्रेट वाले पोर्शन में नहीं होता है, लिपिड्स आपका यहीं रह जाता है, ठीक है ना? अब सर अब देखिए, याद रखिएगा कि जो छन गया वो माइक्रोमोलिक्यूल, जो नहीं छना वो मैक्रोमोलिक्यूल्स है। तो हम अभी क्या बोले कि लिपिड्स यहाँ ही रह जाता है। मतलब लिपिड्स अगर यहाँ रह जाता है इसका मतलब क्या, कि लिपिड्स मैक्रोमोलिक्यूल्स है? तो नहीं, लिपिड्स मैक्रोमोलिक्यूल्स तो नहीं है, क्योंकि जो लिपिड्स का जो अनुभार है, जो मॉलिक्यूलर वेट है कितना है, 800 डेल्टन के आसपास होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है? लेकिन फिर भी वो नीचे क्यों नहीं आया? क्योंकि लिपिड्स क्या है, हाइड्रोफोबिक है, याद है ना? वाटर के साथ सोलिबिलिटी उसका नहीं है, इसलिए वाटर के साथ घुल मिल नहीं पाता, इसलिए नीचे नहीं आ पाता है, ऊपर ही रह जाता है, ठीक है? चलिए बाबू आज हम लोग शुरू करेंगे क्या, आज हम लोग शुरू करेंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्या शुरू करेंगे? मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है? देखिए अब कुछ बात तो हमको समझ में आया अभी तक जो हम लोग बायोमोलिक्यूल्स पढ़े उसमें वो एक बात तो समझ में आया कि अभी तक हम लोग, सुने क्या बोल रहे हैं, अभी तक जो भी हम लोग माइक्रोमोलिक्यूल्स में पढ़े वो हम लोग क्या पढ़े बाबू? तो वो हम लोग जिसका सिंपल स्ट्रक्चर है, एक एमिनो एसिड को पढ़े, एक कार्बोहाइड्रेट को पढ़े, मतलब एक एक चीज को पढ़े, है ना? लेकिन आज से जो हम लोग पढ़ेंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स में क्या पढ़ेंगे, तो पॉलीमर्स की बात करेंगे। जैसे कि आपका क्या डीएनए क्या है बाबू, तो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर्स है ना? अगर हम बात करें पॉलीसेकेराइड में स्टार्च किसका है, तो अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। सेलुलोज क्या है, तो बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर्स है। प्रोटीन क्या है, तो एमिनो एसिड का पॉलीमर्स है ना? मतलब मैक्रोमोलिक्यूल्स में क्या बोल रहे हैं हम कि मैक्रोमोलिक्यूल्स में, ठीक है ना, हम लोग उन सबको पढ़ने वाले हैं जो सब पॉलीमर्स होते हैं। अब पॉलीमर्स मतलब क्या होता है हमसे मत पूछिएगा, हम बताए हुए मोनोमर, एक मोती की तरह, फिर मोती का पूरा धागा बन गया, मोती का माला बन गया, तो पॉलीमर्स वो क्या हो गया, आपका पॉलीमर्स हो गया। तो मतलब ये बात तो हमको समझ में आया कि हम लोग जो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो भी पढ़ेंगे वो क्या होगा, वो सब पॉलीमर्स होंगे। पॉलीमर्स भी दो, सुनिए अभी कहानी सुन लीजिए, फिर हम बात करेंगे आगे क्या होता है। तो हम लोग क्या समझे
कि पॉलीमर्स दो तरह का होता है, सॉरी क्या बोले हम कि हम लोग मैक्रोमोलेक्यूल्स में क्या पढ़ेंगे बाबू, तो हम लोग मैक्रोमोलेक्यूल्स में किसका बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे पॉलीमर्स का, किसका, पॉलीमर्स का, है ना। मतलब डीएनए, देखिए हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स का बात तो कर चुके हैं मैक्रोमोलेक्यूल्स में, लेकिन जब सारा न्यूक्लियोटाइड सॉरी जब सारा न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा तब डीएनए बन जाएगा, वो कहाँ होगा, वो होता है मैक्रोमोलेक्यूल्स में। हम लोग एमिनो एसिड की बात तो कर चुके हैं मैक्रोमोलेक्यूल्स में, लेकिन जब सारा एमिनो एसिड जुड़ेगा तो क्या बनेगा, तब प्रोटीन बनेगा, हम लोग प्रोटीन की बात यहाँ पे करेंगे, है ना। तो उसके बाद और क्या रहा, और मतलब कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है ना। तो हम लोग मोनो का बात कर लिए, डाई का बात कर लिए, ओलिगो का बात कर लिए, ठीक है ना। लेकिन जब बहुत सारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेगा तब क्या बनता है, तब पॉलीसैकेराइड्स बनता है। तो हम लोग पॉलीसैकेराइड्स की बात यहाँ पे करेंगे। मतलब एक चीज तो हमको समझ में आया कि हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं वो किसका, तो सारे पॉलीमर्स का, मतलब जो बहुत सारे यूनिट से, बहुत सारे इकाई से मिलकर बने हुए हैं। अब पॉलीमर्स भी दो किस्म का होता है, एक होता है होमोपॉलीमर्स और एक होता है हेट्रोपॉलीमर्स, सम और विषम। ये क्या हुआ, अब देखिए आगे सुने क्या बोल रहे हैं। अगर हम बात करें स्टार्च का तो क्या होता है, वो अल्फा डी ग्लूकोज का ही पॉलीमर है। मतलब जैसे सिंपल समझिए क्या बोल रहे हैं, स्टार्च ये क्या है बाबू, तो ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है ना। तो स्टार्च सुने क्या बोल रहे हैं, स्टार्च क्या है बाबू, तो एक पॉलीमर्स है। अब इसमें यानी कि एक होगा, एक अल्फा डी ग्लूकोज, फिर दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज, तीसरा अल्फा डी ग्लूकोज, चौथा अल्फा डी ग्लूकोज, पांचवा अल्फा डी ग्लूकोज, बहुत सारा अल्फा डी ग्लूकोज जुड़ेगा तो क्या होगा, एक स्टार्च बनेगा। तो बहुत सारा अल्फा डी ग्लूकोज जुड़ेगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ अल्फा डी ग्लूकोज ही जुड़ेगा, उसमें कोई और नहीं जुड़ेगा, है ना। और कोई जुड़ेगा क्या, और कोई नहीं जुड़ेगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ अल्फा डी ग्लूकोज से क्या होता है, स्टार्च बनेगा। ये जो अगर हम इसकी बात करें, सेलुलोज की बात करें, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, बीटा डी ग्लूकोज जुड़ेगा तो क्या होगा, सेलुलोज बनेगा। मतलब एक ही तरह के, यानी कि एक ही तरह के इकाई के जुड़ने से अगर कोई सब्सटेंस, कोई अगर पॉलीमर बन रहा है तो बाबू उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे उसको हम लोग कहेंगे होमोपॉलीमर, ठीक है ना। क्या कहेंगे बाबू उसको हम लोग कहेंगे होमोपॉलीमर, ठीक है। अब क्या है कि अब क्या बोले कि अगर हम काइटिन की बात करें, किसकी बात करें, काइटिन, यू नो व्हाट इज काइटिन, नाम सुने होंगे, फंगी का सेल, और भूल गए आप लोग काइटिन, ठीक है ना। अगर हम काइटिन की बात करें तो वो क्या होता है, देखिए काइटिन, एक्चुअली काइटिन भी क्या है, वो हम अभी गलत बोल दिए, क्योंकि काइटिन भी आपका एक पॉलीमर है, वो भी वैसा पॉलीमर है जो क्या है, वो होमोपॉलीमर है, ठीक है ना। एन-एसिटाइल ग्लूटामाइन से बना होता है वो, ठीक है। चलिए तो देखिए क्या बोल रहे हैं बाबू, हम आपको बोले कि एक हो गया आपका क्या, कि जी देखिए समझिए क्या बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए एक हो गया आपका वैसे पॉलीमर, क्या बोले, एक वैसे पॉलीमर हो गए जो एक ही तरह के इकाई से मिलकर बने हुए हैं। क्या बोले हम कि जो एक ही तरह के इकाई से मिलकर बने हुए हैं ना, यानी कि अल्फा डी ग्लूकोज, पूरा बहुत सारा अल्फा डी ग्लूकोज मिला तो स्टार्च बना, बहुत सारा बीटा डी ग्लूकोज मिला तो क्या हुआ, सेलुलोज बना। और आप ये भी बात अभी सुन लीजिए कि ह्यूमन के पास बीटा बॉन्ड को पचाने का क्षमता नहीं होता है, ह्यूमन कभी बीटा बॉन्ड को नहीं पचा सकता, ठीक है, क्योंकि इसको पचाने के लिए जो माइक्रोब्स है वो माइक्रोब्स ह्यूमन के पास नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया एक पॉलीमर, इसको हम लोग कहेंगे होमोपॉलीमर। अब एक होता है हेट्रोपॉलीमर। हेट्रो मतलब क्या हुआ कि अगर हम बात करें डीएनए का, तो डीएनए में कल देखे थे ना कि एक आपका, सुनिए क्या, कल हम डीएनए में क्या देखे थे कि एक आपका ऐसा पेंटोस शुगर है जिसपे एमाइन जुड़ा हुआ है ना, तो ये अलग हो गया। एक वैसा पेंटोस शुगर जिसपे ग्वानिन जुड़ा हुआ है, तो ये अलग न्यूक्लियोटाइड्स हो गया, दोनों अलग है कि नहीं है, अलग हो गया। तो जब इसके मिलने से अगर कोई पॉलीमर बन रहा है तो मतलब इसको हम लोग कहेंगे हेट्रोपॉलीमर, समझ गए, ठीक है। ये तो हम लोग जाने, मतलब देखिए समझ लीजिए, पहले समझ लीजिए कि हमको आज पढ़ना क्या है, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू कि अब देखिए अगर हम बात करें सर, देखिए सब हम लोग तो इसमें क्या क्या हमको देखिए क्या क्या पढ़ना होगा इसमें, तो मैक्रोमोलेक्यूल्स में क्या क्या पढ़ना होगा, तो एमिनो एसिड को जुड़ने से प्रोटीन बना था, प्रोटीन पढ़ना होगा। हम लोग कार्बोहाइड्रेट का मोनो को पढ़ लिए, डाई को पढ़ लिए, ओलिगो को पढ़ लिए। अब क्या बचा है, रेफिनोज, याद है ना, ओलिगोसैकेराइड होता है, ठीक है ना, रेफिनोज, तो और उसको पढ़ ले। बचा क्या है, पॉलीसैकेराइड, यानी कि हमको यहाँ पॉलीसैकेराइड पढ़ना होगा, मतलब पॉलीसैकेराइड प्रोटीन, और एक क्या पढ़ना होगा, तो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड्स मिलने से, देखिए ये तीनों का नाम, जो हम तीनों का नाम बोले, हम क्या बोले, हम बोले प्रोटीन, एक हम बोले न्यूक्लिक एसिड, क्या बोले, न्यूक्लिक एसिड, और एक हम बोल रहे हैं बाबू पॉलीसैकेराइड्स, क्या बोल रहे हैं, पॉलीसैकेराइड्स। पॉली मतलब बहुत सारा शुगर, बहुत सारा शुगर यूनिट। अब देखिए प्रोटीन बाबू कैसे बनता है, आपको तो पता होगा, इतना तो आप लोग जान गए होंगे, ठीक है ना। क्या होता है, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड का क्या होता है, जब एमिनो एसिड मिलता है तो क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। मतलब जो एमिनो एसिड के बीच में आता है ना, एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, CONH बॉन्ड बनता है, सब बताए हुए हम जब पढ़ा रहे थे एमिनो एसिड,
तो जब एमिनो एसिड के बीच में क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तब क्या होता है, प्रोटीन बनता है। मतलब बहुत सारा एमिनो जुड़ेगा तो क्या होगा, प्रोटीन बनेगा। इसके बाद न्यूक्लिक एसिड, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा तो क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड बनेगा। और बहुत सारा शुगर से जुड़ेगा, शुगर मॉलिक्यूल जुड़ेगा तो क्या होगा, पॉलीसेकेराइड बनेगा। मतलब इस मैक्रो मॉलिक्यूल्स में हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होता है कि जो पॉलीमर्स है, सब पॉलीमर्स की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है, समझ गए। अब देखिए, एक तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, देखिए हाय बोले ना, होमो और हेट्रो, एक हो गया होमो पॉलीमर, एक हो गया हेट्रो पॉलीमर। तो अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन आपको क्या लगता है कि होमो पॉलीमर या हेट्रो पॉलीमर है? क्या है प्रोटीन? जल्दी आप लोग बताइए तो क्या है प्रोटीन, बताएं आप लोग। गुड, क्या बताएं आप लोग कि प्रोटीन इज एन हेट्रोपॉलीमर। क्यों हेट्रोपॉलीमर? क्योंकि प्रोटीन में क्या होता है, एक कहीं पे क्या होता है, तो कहीं पे एडेनिन जुड़ा होता है, तो कहीं पे ग्वानिन जुड़ा होता है, कहीं पे यूरेसिल जुड़ा होता है, तो कहीं पे थायमिन जुड़ा होता है ना। और न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, ये क्या है, ये हेट्रोमर है या फिर ये हेट्रोपॉलीमर या फिर मोनोपॉलीमर है। ये भी क्या है, ये हेट्रोपॉलीमर है। कल दिखाया था ना हम लोग कि एक न्यूक्लियोटाइड्स, इस पे एडेनिन जुड़ गया, ये अलग हो गया, है ना। फिर एक न्यूक्लियोटाइड्स, इस पे क्या हुआ, ग्वानिन जुड़ गया, ये अलग हो गया। दोनों न्यूक्लियोटाइड्स अलग अलग है, लेकिन जब ये दोनों जुड़ गया तो क्या, न्यूक्लिक एसिड बन गया। तो मतलब ये दोनों अलग अलग है, मतलब क्या, मतलब हेट्रोपॉलीमर। लेकिन पॉलीसेकेराइड की अगर हम बात करें तो पॉलीसेकेराइड क्या होता है, पॉलीसेकेराइड में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, सेलुलोज पढ़ेंगे, स्टार्च पढ़ेंगे, है ना, इनुलिन पढ़ेंगे, इनुलिन, इंसुलिन नहीं, इनुलिन, ठीक है ना। फ्रुक्टोज का पॉलीमर होता है, वो बात करेंगे हम लोग आगे, ठीक है, वो पढ़ेंगे। तो इसमें सबके सब क्या होता है, सबके देखिए, आपका सेलुलोज क्या है, पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड है। तो सेलुलोज जो पॉलीसेकेराइड है वो क्या है, सब अल्फा डी ग्लूकोज से बना हुआ है, सॉरी सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज से बना हुआ है। और स्टार्च जो पॉलीमर है वो सबके सब अल्फा डी ग्लूकोज से बना हुआ है ना। इनुलिन सब फ्रुक्टोज से, फ्रुक्टोज मतलब सारे फ्रुक्टोज, बहुत सारे फ्रुक्टोज का मिलने से बना हुआ है ना। तो अब देखिए, अब हम लोग पॉलीसेकेराइड को भी क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तीन पार्ट में। एक देखिए, कुछ सुने क्या बोल रहे हैं, कुछ पॉलीसेकेराइड वैसे होते हैं जो कि फूड स्टोरेज का काम करते हैं, जैसे कि आपका स्टार्च। स्टार्च क्या करता है, व्हाट इज स्टार्च? तो भैया फोटोसिंथेसिस का जो अंतिम उत्पाद होता है, क्या बोले हम, फोटोसिंथेसिस का जो अंतिम उत्पाद होता है वो क्या है, वो स्टार्च है। तो और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, तो फूड का प्रोडक्शन होता है, फूड बनता है, तो फूड को स्टोर करके रखता है स्टार्च। हम लोग के बॉडी में ग्लाइकोजेन, नाम सुने होंगे, लिवर पे होता है, मसल्स टिश्यू में होता है ग्लाइकोजेन, ठीक है ना। वो भी क्या करता है, वो भी एक पॉलीसेकेराइड है जो कि फूड को स्टोर करता है। कुछ पॉलीसेकेराइड वैसे होते हैं जो कि स्ट्रक्चर का हिस्सा है, काइटिन वैसे पॉलीसेकेराइड है जो कि किसका हिस्सा है, वो हिस्सा है स्ट्रक्चर का। सेलुलोज क्या करता है, प्लांट के स्ट्रक्चर को बनाता है ना। मतलब कुछ पॉलीसेकेराइड वैसे होते हैं जो फूड स्टोरेज का काम करते हैं, कुछ पॉलीसेकेराइड वैसे होते हैं जो कि स्ट्रक्चर का हिस्सा बनता है, और कुछ पॉलीसेकेराइड वैसे हैं जो कि जिसको हम लोग म्यूकोपॉलीसेकेराइड कहते हैं, ठीक है ना। इनका काम अलग है। इनका काम क्या है कि ये मतलब जो आपका जैसे कि जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड क्या होता है, म्यूसिन को रिलीज करते हैं, मतलब थोड़ा चिपचिपा, चिकने और चिपचिपा की तरह होता है, ठीक है ना। तो उनका हम बात देखेंगे कि उनका काम क्या है, ठीक है। जैसे कि हम लोग किसी को अगर पेट में कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो गया है तो उसके लिए डॉक्टर कहता है कि इसबगोल का भूसी पीजिए, है ना। तो इसबगोल का भूसी जो होता है वो क्या होता है, वो प्लांटोगेटा प्लांट हमको मिलता है, हम लोग बात करेंगे आगे, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड को रिलीज करता है। हम लोग के कार्टिलेज में, हम लोग के क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में, सब जगह होता है, हम लोग बात करेंगे आगे, ठीक है। तो समझ गए थे कि हम लोग आज जनरली बात करेंगे पॉलीसेकेराइड्स पे, ठीक है, ठीक है। और एनसीईआरटी क्या लिखा है मैक्रोमोल्स के बारे में, उसकी बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं बाबू। मैक्रोमोल समझ गए हम लोग आज क्या पढ़ने वाले, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। तीन तरह का होता है, एक हो गया आपका स्ट्रक्चर का फॉर्म, एक हो गया फूड स्टोरेज का काम, और तीसरा हो गया म्यूकोपॉलीसेकेराइड, है ना। तो हम लोग बात शुरू करते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेल, यानी कि वैसा बायोमोलिक्यूल्स। क्या बोले कि मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब क्या होगा कि वैसा बायोमोलिक्यूल्स जो कि फिल्टर नहीं हुआ था, रिटेंड में ही रह गया था, है ना। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, देखिए समझ गए ना, कोई दिक्कत? देखिए ऐसा थोड़ी कि कुछ बहुत टफ है, सब तो कितना आसान से समझ में आ रहा है, कोई तो दिक्कत कहीं नहीं है ना। लेकिन हाँ, अब इन्फॉर्मेशन है तो याद तो रखना ही पड़ेगा इसको थोड़ा बहुत, है ना। चलिए अब देखिए क्या लिखा हुआ है, द मैक्रोमोलिक्यूल्स आर लार्ज साइज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैविंग हायर मॉलिक्यूलर वेट। तो हम लोग भी जानते हैं कि मैक्रोमोलिक्यूल्स, क्या बोले कि मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होता है, तो ये
लार्ज साइज यानी कि लार्ज साइज में इनका साइज क्या होता है, लार्ज होने की साइज क्या होता है इनका, बड़ा साइज, बड़े साइज के होते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैविंग हायर मॉलिक्यूलर वेट, और क्या इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, मोर देन 1000 यानी, और हमको पता है कि सब लगभग, अगर हम लोग सिर्फ एक को छोड़ दें, है ना, जो ACTH जो है उसको छोड़ दें, तो उसके अलावा जितने मैक्रोमोलिक्यूल्स है सबका वेट क्या होता है, 10,000 से अधिक होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद दे आर जनरली इनसॉल्युबल, वो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, पानी के साथ घुलनशील नहीं है, और पानी के साथ अगर घुलनशील होते तो फिल्टर में आ गए रहते हैं, पानी के साथ नहीं घुले तब तो ऊपर रह गए वो, है ना। उसके बाद अब देखिए, दिस आर द पॉलीमर्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, साफ साफ लिख दिया कि मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या है बाबू, तो मैक्रोमोलिक्यूल्स आर द पॉलीमर ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स, यानी कि जब माइक्रोमोलिक्यूल्स, बहुत सारे माइक्रोमोलिक्यूल जुड़ता है तो क्या होता है बाबू, एक पॉलीमर बनता है, ठीक है। और यही पॉलीमर क्या है, तो यही पॉलीमर आपका मैक्रोमोलिक्यूल्स है, ठीक है, ठीक है। इन सेल 3 टाइप्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, आपके सेल में क्या है, तो 3 तरह का मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है, ठीक है ना। क्या क्या होता है देख लेते हैं एक बार, समझ गए, ठीक है, समझे ना व्हाट इज मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो भैया मैक्रोमोलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स है जो कि बहुत सारे माइक्रोमोलिक्यूल जुड़ने से बने हैं। एमिनो एसिड एक मैक्रोमोलिक्यूल्स है, बहुत सारे जुड़ गए तो मैक्रोमोलिक्यूल्स बन गया प्रोटीन। न्यूक्लियोटाइड्स एक मैक्रोमोलिक्यूल्स है, बहुत सारा जुड़ गया, न्यूक्लिक एसिड बन गया एक मैक्रोमोलिक्यूल्स, है ना। चलिए तो क्या बोले हम कि सेल में क्या होता है बाबू, तो 3 तरह का हमको क्या होता है, 3 टाइप्स के हमको क्या देखने को मिलते हैं, तो मैक्रोमोलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। क्या क्या है, तो पहला है आपका पॉलीसैकेराइड्स, क्या है, पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। दूसरा क्या है बाबू आपका, प्रोटीन्स, क्या है, प्रोटीन्स। और तीसरा क्या है आपका, न्यूक्लिक एसिड, क्या है, न्यूक्लिक एसिड, है ना। समझ गए, समझ गए ना, 3 तरह का होता है, क्या होता है, पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड, ये तीनों क्या है बाबू, तो दिस 3 आर क्या है, पॉलीमर, सॉरी मैक्रोमोलिक्यूल्स। और मैक्रोमोलिक्यूल्स कैसे बन गए, तो भैया पॉलीसैकेराइड ग्लूकोज का जो आपका शुगर है उसका पॉलीमर है, ठीक है ना। प्रोटीन क्या है, तो एमिनो एसिड का पॉलीमर है, और न्यूक्लिक एसिड क्या है, तो न्यूक्लिक एसिड का पॉलीमर है ना। समझ गए, ये 3 तरह का मैक्रोमोलिक्यूल होता है हम लोग के सेल में, ठीक है ना। अब शुरू करते हैं पॉलीसैकेराइड, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, मेड अप ऑफ मोर देन 9 मोनोसैकेराइड्स यूनिट। अब ऐसा क्यों लिखा कि मेड अप ऑफ, यानी कि कोई भी क्या बोले हम कि कोई भी पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, तो कैसे बने होते हैं, तो 9 मॉलिक्यूल्स, यानी कि शुगर के क्या बोले कि देखिए, 1 शुगर यूनिट मोनोसैकेराइड, 2 शुगर यूनिट डाइसैकेराइड, 3 से 9 शुगर यूनिट ओलिगोसैकेराइड। अब 9 से अधिक जुड़ेंगे तब तो पॉलीसैकेराइड बनेगा, ठीक है ना। तो मतलब 9 से अधिक मोनोसैकेराइड, क्या बोले हम कि 9 से मोर देन 9, ठीक है ना, मोर देन 9 मोनोसैकेराइड्स अगर जुड़ेंगे तो क्या बनता है बाबू, एक पॉलीसैकेराइड बनता है ना। लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स एंड आर नॉट स्वीटेंड। अब एक बात याद रखिएगा, ओलिगोसैकेराइड उसका टेस्ट जो है, उसका स्वाद जो है वो मीठा होता है, मोनोसैकेराइड स्वाद मीठा होता है, डाइसैकेराइड स्वाद जो उसका स्वाद है वो मीठा होता है, लेकिन शुगर के वो क्या बोले, शुगर का वो फॉर्म, क्या बोले हम, शुगर का वो फॉर्म जो कि पॉलीसैकेराइड है, मतलब लंबे चैन है, वो उनका टेस्ट मीठा नहीं होता। याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। क्या बोले हम कि मोनोसैकेराइड आर स्वीट इन टेस्ट, ओलिगोसैकेराइड आर स्वीट इन टेस्ट, डाइसैकेराइड आर स्वीट इन टेस्ट, बट पॉलीसैकेराइड आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। इनका टेस्ट क्या होता है, तो स्वीट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये लंबे चैन के होते हैं, ठीक है ना, इनका स्वीटनेस उस लंबे चैन में कहीं खो जाता है। आया समझ में, ठीक है। चलिए समझ गए, क्लियर यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं। अब पॉलीसैकेराइड भी क्या 2 तरह का होते हैं, एक होते हैं बोलते हैं अभी होमोपॉलीसैकेराइड्स, और एक होते हैं आपका, देखिए क्या बोले हम कि देखिए, तो हम लोग क्या देखें कि सेल में क्या होता है, वो 3 तरह का आपको क्या देखने को मिलता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्या क्या है वो, तो पॉलीसैकेराइड्स है ना, क्या है वो, पॉलीसैकेराइड्स है। उसके बाद क्या है, प्रोटीन है। उसके बाद क्या है आपका, ठीक है, 1 मिनट, क्या बोले हम बाबू, देखिए जो
जो मैक्रोमोलेक्यूल्स क्या क्या, एक तो पॉलीसेकेराइड्स है, दूसरा प्रोटीन है, तीसरा क्या न्यूक्लिक एसिड है ना। तो अब हम लोग बात किए पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होता है, जिसमें 9 से अधिक मोनोसेकेराइड जुड़े होते हैं। क्या बोले हम कि जिसमें 9 से अधिक मोनोसेकेराइड जुड़े होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे पॉलीसेकेराइड। ठीक है, और याद रखिएगा कि पॉलीसेकेराइड उसका टेस्ट मीठा नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए पॉलीसेकेराइड भी क्या होता है वो दो तरह का होता है। एक होते हैं आपका क्या, तो होमो पॉलीसेकेराइड, और दूसरा क्या होता है आपका हेट्रो पॉलीसेकेराइड। ठीक है ना। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, मेड अप ऑफ सिंगल काइंड ऑफ मोनोसेकेराइड। क्या बोले कि होमोपॉलीसेकेराइड, सुने क्या बोल रहे हैं, होमोपॉलीसेकेराइड्स वो होते हैं जो एक ही तरह के, समझ रहे हैं ना। एक मिनट के पानी पी लेते हैं। क्या बोले बाबू, देखिए कि देखिए तो क्या बोले हम कि मोनो, जो क्या बोले हम कि पॉलीसेकेराइड्स क्या है बाबू, दो तरह के हैं। एक क्या है आपको, एक क्या होते हैं आपके होमोपॉलीसेकेराइड और एक क्या होते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड। अब देखिए होमोपॉलीसेकेराइड कहने का मतलब क्या है कि वैसे सुने, वैसे पॉलीसेकेराइड, सुने क्या बोल रहे, ध्यान से सुनिए, वैसे पॉलीसेकेराइड, ठीक है, जो कि एक ही तरह के मोनोसेकेराइड से बने होते हैं, एक ही तरह के होंगे। अल्फा डी ग्लूकोज तो सब अल्फा डी ग्लूकोज ही होगा, बीटा डी ग्लूकोज तो सब बीटा डी ग्लूकोज ही होगा, है ना। मतलब एक ही तरह का, देखिए अल्फा डी ग्लूकोज क्या है बाबू, एक मोनोसेकेराइड है, और ऐसे ही बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज जुड़ेगा तो क्या बनेगा, पॉलीसेकेराइड बनेगा, स्टार्च इसमें पॉलीसेकेराइड बनेगा, है ना। तो क्या बोले हम कि अगर एक ही तरह के अगर मोनोसेकेराइड जुड़ के, अगर कोई, सुने क्या बोले, एक ही तरह के अगर मोनोसेकेराइड के जुड़ने से कोई अगर पॉलीसेकेराइड बनता है तो उसको हम लोग कहते हैं होमो पॉलीसेकेराइड। ठीक है, एग्जांपल क्या हो गए, तो स्टार्च, ठीक है, स्टार्च क्या बाबू, तो अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, ठीक है ना, ग्लूकेगॉन, ठीक है। उसके बाद क्या, सेलुलोज, काइटिन और इंसुलिन, सॉरी इंसुलिन नहीं, इनुलिन, देखिए कंफ्यूजन मत कीजिएगा। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन बाबू एक प्रोटीनस हार्मोन है जो कि इसलेट ऑफ लैंगरहैंस बीटा सेल से निकलता है, वो एक हार्मोन है इंसुलिन। यहाँ पे इनुलिन की बात करें, इनुलिन, ठीक है ना, याद रखिएगा नाम इनुलिन। ठीक है, क्या बोले हम, देखिए तो स्टार्च क्या है बाबू, तो अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, ठीक है ना। सेलुलोज क्या है, तो बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। काइटिन क्या है, तो एन एसिटाइल, याद है ना, एन एसिटाइल ग्लूकोएमाइन, बताए हुए हम लोग, कहां पढ़े इसको, कहां पढ़े, सेल डेवलपमेंट लाइन में पढ़े, ठीक है ना। काइटिन क्या होता है बाबू, तो एन एसिटाइल ग्लूकोएमाइन का पॉलीमर है। और इनुलिन क्या होता है, याद रखिएगा, इनुलिन इज एन पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज, ठीक है ना। क्या बोले हम, फ्रुक्टोज, बहुत सारे फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल्स के मिलने से क्या होता है, एक इनुलिन बनता है, ठीक है, समझ गए। अब चलिए अब बात करते हैं, समझ गए ना। देखिए क्या बोले हम, अभी हम बोले होमोपॉलीसेकेराइड क्या होता है, व्हाट इज होमोपॉलीसेकेराइड। तो होमो मतलब क्या, कि एक ही तरह के, है ना। जब मोनोसेकेराइड जुड़ा होगा बहुत सारा तो उसको हम लोग कहेंगे होमोपॉलीसेकेराइड। जैसे कि स्टार्च में हमको देखने को मिलता है अल्फा डी ग्लूकोज का, सेलुलोज में देखने को मिलता है बीटा डी ग्लूकोज का, काइटिन में देखने को मिलता है एन एसिटाइल ग्लूकोएमाइन का, इनुलिन में देखने को मिलता है फ्रुक्टोज का, है ना। चलिए अब बात करते हैं किसका, हम लोग बात करेंगे हेट्रो पॉलीसेकेराइड का, ठीक है। किसकी बात करेंगे, हेट्रो पॉलीसेकेराइड, ठीक है ना। चलिए हेट्रो पॉलीसेकेराइड, ठीक है। देखिए बाबू कुछ ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना, बस अटेंटिव होकर मेरा बात को सुनिए, जो लिखा हुआ है उसको पढ़िए ना, सब कुछ बहुत आसान है, एवरीथिंग इज, बोलते हैं ना, पानी पानी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोले, देखिए हेट्रो पॉलीसेकेराइड, ये देखिए नाम ही क्या है, हेट्रो मतलब विषम, मतलब क्या होगा कि अलग अलग तरह के मोनोसेकेराइड, अब सुनिए, अलग अलग तरह के मोनोसेकेराइड या फिर अलग अलग तरह के मोनोमर के मिलने से जो पॉलीमर बनता है उसको हम लोग कहते हैं हेट्रो पॉलीसेकेराइड। क्या लिखा हुआ है कि मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड, यानी कि एक से अधिक, यानी कि देखिए जैसे कि सारे फ्रुक्टोज जुड़ेंगे तो क्या होगा, एक इनुलिन बनेगा, सारा अल्फा डी ग्लूकोज जुड़ेगा स्टार्च बनेगा, सारा बीटा डी ग्लूकोज जुड़ेगा सेलुलोज बनेगा, है ना। तो सारा सब के सब बीटा डी ग्लूकोज ही रहेगा सेलुलोज में, सब के सब अल्फा डी ग्लूकोज रहेगा स्टार्च में, तो वो सब एक ही तरह के यूनिट है। लेकिन इसमें क्या होगा कि जो मोनोसेकेराइड है वो बदल जाएगा, ठीक है। चलिए समझ गए ना, मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड, ठीक है ना। देखिए मोर देन, ऐसा मतलब मोर देन वन नहीं, ऐसा नहीं है कि मोर देन वन मोनोसेकेराइड, तो मोर देन वन मोनोसेकेराइड मतलब तो डाइसेकेराइड बनेगा, मोर देन टू डाइसेकेराइड मतलब वो ओलिगोसेकेराइड बनेगा, वैसा नहीं, मोर देन वन टाइप ऑफ, यानी कि मोनोसेकेराइड का टाइप चेंज रहेगा। अगर एक ही तरह के मोनोसेकेराइड रहेगा तो होमो
अगर मोनोसेकेराइड का टाइप बदल जाएगा, अलग तरह का मोनोसेकेराइड होगा, तो उसमें हम क्या कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, हेटेरोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, एग्जांपल होगा पैक्टिन, याद है ना, पैक्टिन ग्लूकुरोनिक एसिड और ग्लाइकोरोनिक एसिड बताया हुआ है। ठीक है ना। इसके बाद पेप्टिडोग्लाइकन, कहाँ है पेप्टिडो, देखिए पेप्टिडोग्लाइकन कहाँ है, अब ये हम नहीं बताएंगे, आपको बताना है कि पेप्टिडोग्लाइकन हमको कहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, बस समझे। और पेप्टिडोग्लाइकन में होता क्या है, अब कहाँ मिलता है आप बताइए, लेकिन क्या होता है हम बताते हैं। उसमें होता है एन एसिटाइल ग्लूकामाइन और एन एसिटाइल, एक होता है एन एसिटाइल ग्लूकामाइन और एक होता है एन एसिटाइल म्यूरिमिक एसिड, है ना। देखिए क्या बोले, सुनिए, हम बोले ये बाबू कि सुनिए, हेटेरोपॉलीसेकेराइड वो पॉलीसेकेराइड है जिसमें एक से अधिक, यानी कि मोर देन, क्या बोले कि मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड्स होगा। मतलब ये कि जो मोनोसेकेराइड है वो अलग अलग किस्म के मोनोसेकेराइड होंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं किसका, जैसे कि हम बात करते हैं पैक्टिन का, किसका, पैक्टिन का। तो पैक्टिन, देखिए पैक्टिन क्या है बाबू, तो पैक्टिन इज एन पॉलीसेकेराइड। पैक्टिन क्या है, पैक्टिन एक पॉलीसेकेराइड है, मैंने बहुत सारा शुगर से मिलकर बना हुआ है। लेकिन पैक्टिन, ठीक है, पैक्टिन क्या है, एक पॉलीसेकेराइड तो है, बहुत सारा शुगर से मिलकर बना हुआ है, लेकिन ये कैसा पॉलीसेकेराइड है, हेटेरो या होमो, तो ये हेटेरो है। क्यों, क्योंकि इसमें ग्लूकुरोनिक एसिड और ग्लाइकोरोनिक एसिड, यानी कि दो तरह के सेकेराइड्स होते हैं। अगर हम बात करें पेप्टिडोग्लाइकन, किसकी बात करें, पेप्टिडोग्लाइकन, उसमें क्या होता है, तो एन एसिटाइल ग्लूकामाइन और एन एसिटाइल म्यूरिमिक एसिड, सब पढ़े हुए हैं आप लोग, पैक्टिन पेप्टिडोग्लाइकन सब पढ़े हुए हैं। ठीक है ना। जो पेप्टिडोग्लाइकन उसमें क्या होता है, वो कैसे बना होता है, तो बाबू वो बना होता है आपका एन एसिटाइल ग्लूकामाइन और एन एसिटाइल म्यूरिमिक एसिड, ये दोनों के मिलने से क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन बनता है। कहाँ, और पेप्टिडोग्लाइकन कहाँ देखने को मिलता है आपको बताना है हमको। ठीक है, फिर अगार अगार, मतलब सिंपल से समझिए कि अगर हम बात करें मैक्रोमोलिक्यूल्स का, तो मैक्रोमोलिक्यूल्स बाबू क्या है, तो वो पॉलीमर है। मतलब बहुत सारे माइक्रोमोलिक्यूल जुड़ेगा तो एक क्या होगा, सुनिए, बहुत सारा माइक्रोमोलिक्यूल जुड़ेगा तो क्या होगा, मैक्रोमोलिक्यूल्स बनेगा। मतलब बहुत सारा मोनोमर जुड़ेगा तो पॉलीमर्स बनेगा। तो व्हिच मींस ऑल द मैक्रोमोलिक्यूल्स आर पॉलीमर्स। अब पॉलीमर्स है तो अब पॉलीमर्स क्या जुड़ेंगे, कैसे जुड़ सकते हैं वो, अब देखिए सर, जुड़ेंगे मतलब सर H2 बाहर होगा तो वो अलग मैटर हो गया, वो तो हम लोग डिहाइड्रेशन अलग चीज हो गया। हम बोलिए रहे कि वो जुड़ेगा, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आप देखिए 9 ग्लूकोज, क्या बोले हम कि 9 ग्लूकोज नहीं, सेकेराइड्स, 9 मोनोसेकेराइड्स जुड़ रहा है। ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं हम कि 9 से अधिक है 10, मान लीजिए कि 10, क्या बोले हम कि 10 मोनोसेकेराइड जुड़ रहा है। ठीक है ना। अब जो 10 मोनोसेकेराइड जुड़ रहा है, क्या वो 10 मोनोसेकेराइड जो जुड़ा है वो एक ही तरह का है, अगर एक ही तरह का है तो वो होमोपॉलीसेकेराइड, अगर एक ही तरह का नहीं है तो हेटेरोपॉलीसेकेराइड। वही तो तुमसे बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आप क्या लिखें कि रिंग फॉर्मेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड्स द वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिलीज्ड। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, मतलब बचपन क्या, जब से हम लोग सेल शुरू किए हैं। ठीक है ना। तो सब लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जब भी क्या होगा, दो मोनोमर आपस में जुड़ेगा तो क्या होगा बाबू, एक वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा, है ना। और जब देखिए याद रखिएगा, मोनोमर और मोनोमर, बहुत सारा मोनोमर, तो क्या होगा, पॉलीमर बनेगा। इसमें क्या होगा, जब एक मोनोमर से जुड़ा तो क्या होगा, यहां से एक H2O बाहर निकलेगा। वही अगर आपको पॉलीमर को तोड़ना है तो क्या करना होगा, जब पॉलीमर आप बनाएं तो वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालें, जब पॉलीमर को तोड़ना होगा तब क्या कीजिएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स को अंदर कीजिएगा। हम लोग डायसन में पढ़े थे ना, व्हाट इज डायसन, डायसन हम लोग क्या करते हैं, जो सरल अणुओं को हम लोग जटिल अणुओं में तोड़ते हैं, मतलब सिंपल मॉलिक्यूल्स को हम लोग, सॉरी उल्टा बोल दिए, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स यानी कि जटिल अणुओं को हम लोग क्या करते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं, कि सरल अणुओं में तोड़ते हैं। तो तोड़ते हैं मतलब क्या करते हैं, पॉलीमर को तोड़ते हैं। अब तोड़ने के लिए क्या करना होगा, वाटर को डालना होगा। और जो भी सुनिए, डायसन में जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, नाम ही उनका, जो लाइसोसोम के अंदर होता है ना, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक मतलब जितने भी सुनिए, खाना खाने के बाद पानी पीना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर वाटर नहीं रहेगा तो खाना पच भी नहीं करेगा। क्यों नहीं पचेगा, क्योंकि जब तक वाटर नहीं जाएगा तब तक पॉलीमर टूटेगा नहीं। क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि भाई पॉलीमर को तोड़ने के लिए वाटर मॉलिक्यूल चाहिए इसको, और पॉलीमर को बनने के लिए क्या होगा, वाटर को बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो जनरल फॉर्म, तो एक क्या बोले हम, अब देखिए अगर आप n मॉलिक्यूल्स,
सुनिए क्या बोले, अगर आप n मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड को जोड़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हम कि आप n नंबर ऑफ क्या बोल रहे हैं हम, देखिए n नंबर ऑफ, ठीक है ना, n नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड को अगर आप जोड़ रहे हैं तो क्या होगा, n नंबर ऑफ वाटर बाहर निकलेगा। मतलब जितना जुड़ेगा, कल हम देखे थे ना, कल हम तो देखे थे ना कि जब, कल नहीं परसों देखे थे, फिर कल ही देखे थे, पता नहीं कब देखे थे, नहीं परसों फैटी एसिड क्लास में देखे थे हम। क्या देखे थे कि एक ग्लिसरॉल पे जब 3 फैटी एसिड जुड़ता है तो क्या होता है, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलता है। तो जितना जुड़ेगा उतना वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर होगा, है ना, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ यहाँ पे कि जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनोसैकेराइड क्या होता है, तो C6 क्या होता है, C6H10, है ना, और O5 और N, ठीक है। ये क्या है, जनरल फॉर्मूला ऑफ पॉलीसैकेराइड। अब देखिए मोनोसैकेराइड क्या होगा, C6H12O6। ग्लूकोज का क्या होता है, C6H12O6 होता है कि नहीं होता है, लेकिन देखिए ग्लूकोज का होता है C6H12O6। जब 2 ग्लूकोज जुड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ से H2O बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो यहाँ से एक 2H और यहाँ से O बाहर निकलेगा ना, तो यही तो हो गया C6H10O5। यहाँ से 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स निकल गया, यहाँ से एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स निकल गया, और क्या क्या वाटर को बना के बाहर निकाल दिया, और वाटर को बना के बाहर निकला तो क्या होगा, दोनों मोनोमर जुड़ा आपस में, है ना, समझ गए। चलिए अब देखिए ये तो हम लोग समझ गए कि पॉलीमर, सुनिए क्या बोले हम कि जो पॉलीमर बनता है, यानी कि जो पॉलीसैकेराइड्स बनता है, देखिए पॉलीमर सबके लिए हो गया, पॉलीसैकेराइड्स सिर्फ और सिर्फ शुगर यूनिट के लिए हुआ, है ना, मतलब कार्बोहाइड्रेट के लिए। देखिए अब क्या बोले हम, समझ गए हम लोग, यहां तक हम लोग समझ गए कि पॉलीसैकेराइड क्या होता है बाबू। तो बहुत सारे सैकेराइड को जुड़ने से, बहुत सारे मोनोसैकेराइड के जुड़ने से बनता है पॉलीसैकेराइड। कैसे जुड़ सकता है, तो 2 तरीके से, होमो या फिर हेट्रो, सब एक ही तरह के होंगे या फिर अलग अलग होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि पॉलीसैकेराइड को क्या बोले, पॉलीसैकेराइड्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। मतलब जैसे कि हम लोग देखें ना, अभी स्टार्च को देखें, सेलुलोज को देखें, पेक्टिन को देखें, है ना, ग्लाइकोजन को देखें, ठीक है ना, इनुलिन को देखें, है ना, पेप्टिडोग्लाइकन को देखें। तो ये सब क्या देखिए, जो भी हम नाम ले रहे हैं, देखिए क्या नाम लिए, सेलुलोज, स्टार्च, है ना, पेप्टिडोग्लाइकन, पेक्टिन, 4 का नाम लिए, ठीक है, और एक नाम लेते हैं ग्लाइकोजन, 5 नाम लिए। अब देखिए समझिए क्या बोल रहे हैं, ये पांचों का पांचों, सेलुलोज, स्टार्च, पेप्टिडोग्लाइकन और पेक्टिन और ग्लाइकोजन, क्या बोले हम, ग्लाइकोजन, ठीक है ना, सेलुलोज, स्टार्च, पेप्टिडोग्लाइकन, पेक्टिन और ग्लूकोजन, जो आपका ग्लूकोजन, ठीक है। क्या बोले हम, ये पांचों, सुनिए ये पांचों क्या है, ये पांचों आपका पॉलीसैकेराइड्स है। क्या है, पॉलीसैकेराइड्स है ना, सेलुलोज भी पॉलीसैकेराइड है, स्टार्च, पेप्टिडोग्लाइकन सब कुछ तो क्या है, सब आपका पॉलीसैकेराइड है। इसमें से कुछ वैसे, सुने, इसमें से कुछ वैसे पॉलीसैकेराइड हैं जो होमोपॉलीसैकेराइड है। ये होमोपॉलीसेलुलोज, बीटा डी ग्लूकोज, स्टार्च, अल्फा डी ग्लूकोज। कुछ वैसे हैं जो कि हेट्रोपॉलीसैकेराइड है, पेप्टिडोग्लाइकन हेट्रोपॉलीसैकेराइड, पेक्टिन हेट्रोपॉलीसैकेराइड, है ना, ये आपका होमोपॉलीसैकेराइड होता है। अब देखिए अब क्या करते हैं हम लोग कि जो हमको पॉलीसैकेराइड दिखा है, उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। किस बेस पे, तो उसके फंक्शन के बेस पे। किस बेस पे, उसके फंक्शन के बेस पे करता क्या है वो, ठीक है। अब देखिए जैसे कि सेलुलोज क्या करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। मतलब एक को हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल, अरे भाई सेलुलोज प्लांट का स्ट्रक्चर देता है ना वो, ठीक है ना, तो क्या कहेंगे हम लोग, स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सब क्या करता है, ये सब फूड को स्टोर करके रखता है। मतलब दूसरा हो गया फूड स्टोरेज वाला। और तीसरा क्या होता है बाबू, एक होता है आपका म्यूकोपॉलीसैकेराइड, जो ये बताए थे हम, है ना, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। समझ गए, मतलब ये कि पॉलीसैकेराइड्स को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। किस बेस पे डिवाइड किए, तो उसके फंक्शन के बेस पे। कि फंक्शन के बेस मतलब क्या, कि वो अगर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में है तो कर क्या रहा है, अगर प्लांट बॉडी में है तो क्या कर रहा है, एनिमल्स बॉडी में तो क्या कर। देखिए सेलुलोज और स्टार्च दोनों ही प्लांट बॉडी का चीज है, ये दोनों ही प्लांट बॉडी का है। सेलुलोज भी प्लांट बॉडी का है, स्टार्च भी प्लांट बॉडी का है। लेकिन देखिए क्या बोलते हैं, क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है, सेलुलोज भी प्लांट बॉडी का है, स्टार्च भी प्लांट बॉडी का है, दोनों ही पॉलीसैकेराइड्स है। शुगर यूनिट से बना हुआ, बहुत सारा शुगर से बना, दोनों ही पॉलीसैकेराइड्स है, दोनों ही होमोपॉलीसैकेराइड्स है। क्या है, ये भी होमोपॉलीसैकेराइड है, ये भी होमोपॉलीसैकेराइड है। अल्फा बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, दोनों का दोनों क्या है, होमोपॉलीसैकेराइड्स है। लेकिन क्या सेलुलोज और स्टार्च एक ही काम करता है प्लांट्स बॉडी में,
नहीं, स्टार्च क्या करता है, तो स्टार्च फोटोसिंथेसिस के बाद जो खाना बनता है उसको स्टोर करके रखता है, उस मतलब स्टार्च के फॉर्म में उस खाना को स्टोर करता है, और सेलुलोज क्या कहता है, तो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि नहीं करता है। मतलब जो पॉलीसेकेराइड्स ह्यूमन के बॉडी में, सॉरी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के बॉडी में है, वो किस तरह मतलब किस तरह का काम कर रहा है, क्या फंक्शन है उसका, उस फंक्शन के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, पॉलीसेकेराइड को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए, ठीक है, एक स्ट्रक्चर, दूसरा फूड और तीसरा ग्लूकोपॉलीसेकेराइड। समझ गए? चलिए, तो पहले बात करते हैं हम लोग फूड स्टोरेज का, है ना। अब देखिए फूड स्टोरेज में क्या क्या आएगा, तो एक आएगा आपका स्टार्च, दूसरा क्या आएगा आपका ग्लाइकोजन, है ना। तो मतलब क्या बात करें हम लोग, फूड स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स, क्या क्या आएगा इसमें, इसमें आएगा एक नंबर पे क्या आएगा आपका फूड में क्या आता है, स्टार्च जो कि प्लांट्स बॉडी में होता है, दूसरा क्या आएगा ग्लाइकोजन, है ना, ग्लाइकोजन। और देखिए ग्लाइकोजन को हम लोग एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, ठीक है ना, एनिमल स्टार्च, क्योंकि एनिमल्स के बॉडी में होता है एनिमल स्टार्च, ठीक है, समझ गया। अब समझ गए ये दो चीजों, मतलब देखिए कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। हम लोग अभी तक क्या क्या देखे बाबू, शुरू से अगर बात करते हैं, क्या क्या देखे हम लोग देखें मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होता है, मैक्रोमोलिक्यूल सबके सब पॉलीमर्स हैं, मतलब और क्या क्या है, तो प्रोटीन है, पॉलीसेकेराइड्स है और न्यूक्लिक एसिड है। पॉलीसेकेराइड्स बहुत सारे स्टूडेंट के बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स को मिलने से बना हुआ है, प्रोटीन बहुत सारे एमिनो एसिड को मिलने से बना हुआ है, और न्यूक्लिक एसिड बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से बना हुआ है, ऑल 3 आर पॉलीमर्स। उसके बाद दूसरी बात शुरू किए पॉलीसेकेराइड्स का, दो तरीके का होता है, एक होता है होमो, दूसरा होता है हेट्रो। होमो क्या, एक ही तरह के मोनोसेकेराइड होंगे तो होमो, अलग अलग होंगे तो हेट्रो। इसके बाद हम लोग आ गए पॉलीसेकेराइड्स को हम लोग फंक्शन के बेस पे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। किसमें, एक वैसा पॉलीसेकेराइड जो कि फूड को स्टोर कर रहा है, मतलब फूड को उस फॉर्म में स्टोर कर रहा है, स्टार्च, ठीक है। इसके बाद तो स्टार्च का एग्जांपल हो गया। उसके बाद एक वैसा पॉलीसेकेराइड जो कि स्ट्रक्चर का हिस्सा बन रहा है, स्ट्रक्चर बनाने का काम कर रहा है, और एक वैसा पॉलीसेकेराइड जो कि जेली सब्सटेंस को रिलीज कर रहा है अपने से, ठीक है। तो हम लोग अब पॉलीसेकेराइड का फूड सोर्स पे आ गए। तो फूड सोर्स में क्या दो होता है, एक होता है स्टार्च, दूसरा होता है ग्लाइकोजन। देखिए स्टार्च कहां देखने को मिलता है हमको, व्हाट इज स्टार्च एंड प्रोडक्ट, व्हाट इज स्टार्च एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या बोले हम, तो आपका स्टार्च क्या है, तो एंड प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो आपका फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है ना, उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, उसका एंड प्रोडक्ट है स्टार्च। चलिए तो बात करते हैं स्टार्च का। देखिए जो हम बोल रहे हैं बाबू उसको सुनते चलेगा ध्यान से, ठीक है ना, हम कुछ स्पीड नहीं बोल रहे हैं। देखिए और स्पीड मतलब बहुत लोग का ये भी कहना है कि सर बहुत तेजी में बोलते हैं, बाबू जो देखिए जो मेरे कमांडर्स हैं, तो आप लोग तो मेरे से पढ़ते आ रहे, कोई नया थोड़ी पढ़ा रहे हैं, है ना, क्यों बाबू। देखिए हमको यूट्यूबर्स तो बनना नहीं है। देखिए ऐसा हम पता है आपको बता दें, हम वीडियो बनाने के बाद कोई कट फट कुछ नहीं करते हैं, जैसे बहुत मतलब होता है ना अपना, मतलब हमको तो देखिए आपको तो आप लोगों को तो पता होगा, हमको इस सब का जो मोबाइल वोबाइल का ज़्यादा नॉलेज है नहीं, है ना, रखे हुए एंड्रॉइड फोन, और बहुत पहले से एंड्रॉइड फोन रखे हुए, लेकिन फिर भी हमको उतना पता नहीं है, ठीक है। हमको देखिए मोबाइल में ये भी नहीं पता कि ऐसे होता है ना, बहुत सारे को देखते हैं कि मतलब बहुत सारा पिक्चर, मतलब अपना बहुत सारा फोटो को मिला के होता है, कुछ गाना पे सेट करते हैं, हमको वो सब भी नहीं आता है करने, ठीक है। हाँ सर जो नहीं आता है, इसमें बड़ी बात क्या है, ठीक है। तो जो 1 घंटा 40 मिनट क्लास होता है, इवन बहुत लोग हमको सेशन भी दिए, कह रहे कुछ काट लिया करो, थोड़ा कम बोला करो, मतलब थोड़ा कम लंबा क्लास लिया करो, है ना, क्योंकि 1 घंटा 40 मिनट यूट्यूब पे कौन देखेगा। तो हम बोले कि भाई यूट्यूब पे हमको दिखाना थोड़ी है। अब कोई मतलब ऐसे हैं जो कि यूट्यूब पे क्या देखिए, यूट्यूब पे जनरली क्या होता है कि 15 मिनट 20 मिनट का ऐसा ही वीडियो रहता है, यूट्यूब पे 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट ऐसा ही वीडियो रहता है। इतना लंबा वीडियो यूट्यूब पे देखने को आपको नहीं मिलेगा, 2-2 घंटा का वीडियो कहाँ यूट्यूब पे रहता है। लेकिन मेरा मेन मोटो है कि भाई मेरे कमांडर्स तक मेरा बात पहुंच जाए, नथिंग एल्स। हमको कोई यूट्यूबर नहीं बनता है। आई डोंट वांट सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट। सर आप तो बोले थे, हाँ पहली बार अपलोड किया था उसमें बोल देते, लेकिन उसके बाद से आज तक, आज मेरा मेरी 14 या 15 लेक्चर है, ठीक है ना, आज तक हम कभी किसी को नहीं बोले कि भाई कमेंट करो या फिर लाइक करो, कुछ भी करो, ठीक है, बस कुछ नहीं करो, लेकिन हम जो बोलते हैं उसको सुनो और समझो, मेन मैटर ये है, ठीक है। तो अब
एक तो अब 1 घंटा से 40 मिनट क्लास में, ठीक है ना, अब बैठ के हम कट करेंगे। रीटेक का तो कोई सिस्टम नहीं है। एक बार मोबाइल वहाँ पे जैसे मोबाइल प्लेस कर दिए, शुरू होते हैं तो फिर खत्म करके चुप होते हैं। रीटेक का तो कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि हम जब क्लास लेते हैं बस अकेला रहता है, कोई नहीं है इस क्लास में। छोटा भाई आया, अरेंज करके स्टार्ट करके चला गया। तो हमको बस बाबू, मेरा मकसद क्या है कि आप तक बात पहुंचाना। और देखिए सबसे बड़ी बात, बहुत लोग का है कि देखिए स्पीड, मेरा स्पीड तो आप लोग मेरे से पढ़े हुए हैं, और आप लोग मेरे से अभी नहीं, बहुत दो चार साल से पढ़ा रहे हैं, तो हम उसे पढ़ाते हैं। हम ना अपना स्टाइल को बदले हैं। अगर खराब थे तो अच्छा भी नहीं किए हैं, और अच्छे थे तो खराब भी नहीं किए, जो है वही है ना। तो अब देखिए, हम स्पीड बोलते हैं, ठीक है, स्पीड भी अगर हम मानते हैं कि हम स्पीड बोलते हैं, तो हम एक बात को 10 बार बोलते भी तो हैं। अगर स्पीड में, अगर एक बात को हम 10 बार बोल रहे हैं, अगर एक स्पीड में अगर एक बात हम पूरा बोल रहे हैं, उसका एक ही वर्ड सुन रहे हैं, तो भाई 10 बार उस बात को बोल रहे हैं, तो भाई 10 बार 10 वर्ड को सुनेगा तो पूरा लाइन तो हो ही जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है, हम जो बात बोलते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मेरा मकसद है बाबू कि आप तक पहुंचने का, ठीक है ना। जो हम बोल रहे हैं वो आप तक पहुंच जाए, आप समझ लें, आपका सारा कोर्स खत्म हो जाए, बात खत्म, ठीक है। हमको ये पता है कि वो 2-2 घंटा का वीडियो यूट्यूब पे कोई नहीं देखेगा, ठीक है ना, लेकिन हाँ यही बात है कि जो देखेगा उसको बिल्कुल समझ में आएगा, है ना। तो बाबू समझिएगा बात को, ठीक है ना। अभी तक हम बाबू क्या बोले, कुछ तो नहीं बोले। पॉलीसेकेंड को समझाएं, पॉलीसेकेंड होता क्या है। हम देखिए, हम लोग पहले बात किस पे की, हम लोग बात शुरू किए थे मैक्रोमोलिक्यूल्स। व्हाट इज मैक्रोमोलिक्यूल्स? भैया पॉलीमर्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स। जब बहुत सारे एमिनो जुड़ेगा तो क्या होगा, प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन इज एन मैक्रोमोलिक्यूल्स, एमिनो एसिड इज एन मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी कि बहुत सारा मैक्रोमोलिक्यूल जुड़ेगा तो मैक्रोमोलिक्यूल्स बनेगा। न्यूक्लियोटाइड्स इज एन मैक्रोमोलिक्यूल्स, बहुत सारा जुड़ेगा न्यूक्लिक एसिड बनेगा। न्यूक्लिक एसिड इज एन मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब हम लोग, अब देखिए, बहुत सारा जुड़ेगा तो बहुत सारा जो जुड़ रहा है वो क्या एक ही जैसा है या फिर अलग अलग है ना। तो अगर एक ही जैसा है सब तो होमो, अलग अलग है तो हेट्रो। अब हम लोग आए पॉलीसेकेंड्स पे। देखिए शुगर का भैया जो कार्बोहाइड्रेट है, जो शुगर है, उसका पढ़ाई बहुत लंबा है। पूरा एक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सुनते हैं ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और कार्बन के कंपाउंड पे ही चैप्टर बना हुआ है। पूरा चैप्टर क्या सब्जेक्ट बना हुआ है ना। तो देखिए, तो ये अब देखिए हम लोग आके किस पे आए, पॉलीसेकेंड्स पे आए। तो बहुत तरह का पॉलीसेकेंड्स दुनिया में अवेलेबल है। पॉलीसेकेंड्स मोनो, डाई और ओलिगो तो है, वो खत्म हो गया पॉलीसेकेंड्स। उसमें कुछ वैसे हैं जो कि फूड को स्टोर कर रहे हैं, कुछ वैसे हैं जो कि स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहे हैं, कुछ वैसे हैं जो कि म्यूसिन को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले फूड स्टोरेज पे। तो फूड स्टोरेज में 2 होता है, एक होता है स्टार्च जो कि प्लांट्स बॉडी में होता है, और एक होता है ग्लाइकोजन जो कि एनिमल्स बॉडी में होता है, इसलिए लोग इसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। अब समझते हैं कि स्टार्च क्या होता है। देखिए इंफॉर्मेशन है तो याद तो रखना पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा आपको, दूसरा कोई उपाय नहीं है इसका, ठीक है। देखिए स्टार्च क्या है, तो भैया स्टार्च एक क्या है आपका, होमोपॉलीसेकेराइड्स। क्या है, होमोपॉलीसेकेराइड्स। इसको हम लोग क्यों देखिए क्या बोले हम कि स्टार्च क्या है बाबू, तो आपका होमोपॉलीसेकेराइड्स। इसको हम क्यों होमोपॉलीसेकेराइड्स कहें, क्योंकि इसमें सबका सब अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। यानी कि देखिए स्टार्च या फिर सेलुलोज या फिर ग्लाइकोजन जो भी है, ठीक है ना, सब में संख्या है कि कितना ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। क्यों, अल्फा डी ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज ही है, नहीं है। देखिए अल्फा मतलब अल्फा, तो आपको पता ना अल्फा ग्लूकोज, और डी मतलब याद बताया था ना, डी और एल, डी आइसोमर एल आइसोमर, वही डी है, अल्फा डी ग्लूकोज, है ना। तो जो सुने, जो स्टार्च क्या है बाबू आपका, स्टार्च एक पॉलीमर है। क्या है, पॉलीमर है। और स्टार्च जो एक पॉलीमर है, तो स्टार्च कैसे पॉलीमर बना, तो बहुत सारा अल्फा डी ग्लूकोज जुड़ा। तो क्या सिर्फ और सिर्फ अल्फा डी ग्लूकोज के जुड़ने से स्टार्च बना? जी बिल्कुल बात सही है, सिर्फ और सिर्फ अल्फा डी ग्लूकोज के जुड़ने से ही स्टार्च बना है। मतलब सब के सब अल्फा डी ग्लूकोज ही है, होमोपॉलीसेकेराइड्स है। स्टार्च होते क्या है, तो एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वही लिखा हुआ है, देखिए एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। अब सुनिए, जो स्टार्च है बाबू, स्टार्च इसके अंदर 2 पार्ट होता है, इसके अंदर 2 पार्ट। एक को हम लोग कहते हैं एमाइलेज, क्या कहते हैं, एमाइलेज, और एक को हम लोग कहते हैं एमाइलोपेक्टिन, ठीक है ना। एक को हम लोग क्या कहते हैं, एमाइलोपेक्टिन। देखिए हम बोले ना, हम जिस दिन याद है आपको पहला क्लास जब कोचिंग में हम पढ़ाए थे अबाउट सेल का जो हम लोग इंट्रोडक्शन दिए थे, मैं कहते ना रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, एकदम अंदर लेवल तक जाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं, ठीक है। क्या बोले हम, देखिए
अब क्या बोले हम कि स्टार्च, स्टार्च क्या होता है बाबू? तो स्टार्च एक तो देखिए स्टार्च हो गया, स्टार्च क्या है? तो फोर्सेस का एंड प्रोडक्ट है। अब स्टार्च के अंदर दो पार्ट होता है, एक होता है एमाइलेज और एक होता है एमाइलोपेक्टिन। और एक बात जरा गौर से सुन लीजिए, एमाइलेज इसमें जो भी अल्फा डी, सुनिए, जो भी अल्फा डी ग्लूकोज है ना, देखिए आप तो अब एमाइलेज एमाइलोपेक्टिन क्या है? दोनों स्टार्च का चीज है। और स्टार्च के अंदर किस तरह का पॉलीमर? अल्फा डी ग्लूकोज है, तो सबके सब तो अल्फा डी ग्लूकोज ही होगा ना। तो देखिए एमाइलेज क्या है, इसको मिटाते हैं पहले। देखिए क्या बोले हम, सुनिए एमाइलेज, ठीक है ना, देखिए ऐसा है, ठीक है ना, ये देखिए समझाने के लिए, ठीक है। देखिए ये आपका क्या है कि एमाइलेज है। एमाइलेज क्या हो गया? तो ये सब क्या है बाबू? तो ये सब अल्फा डी ग्लूकोज है ना। अब सुनिए, पढ़ाए हुए आप लोगों को बोलना है अभी, ये एक अल्फा डी ग्लूकोज, ये एक अल्फा डी ग्लूकोज, ये एक अल्फा डी ग्लूकोज, सब अल्फा डी ग्लूकोज है। इसके बीच में जो ये आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड होगा? तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद ये रखिएगा कि अगर ग्लूकोज का एक लंबा चैन बनता है, सुनिए ग्लूकोज का अगर एक लंबा चैन बनता है, स्ट्रेट लंबा चैन बनता है, ठीक है ना, तो वहां पे 1,4 अल्फा 1,4 लिंकेज होता है। मतलब अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, अल्फा 1,4 लिंकेज होता है। अगर इसी में से क्या होगा कि एक ब्रांच निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? ब्रांच। क्या निकल के आएगा? ब्रांच निकल के आ गया। मतलब ये भी आपका क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज का मतलब ऐसा समझिए ना कि देखिए एक पेड़ हो गया, पेड़ का ये एक डाल हो गया। अगर पेड़ का जो स्टीम है वो पूरा का पूरा स्टीम है, लेकिन जब स्टीम से क्या हुआ, एक ब्रांच निकल के आया, ये ब्रांच निकल के आता है कि नहीं आता है? तो भैया ये ब्रांच भी किसका है? पेड़ का तो हिस्सा है ना। ये ब्रांच क्या है? पेड़ का हिस्सा नहीं है, पेड़ का हिस्सा ही है। तो भैया ये जो ब्रांच निकला वो क्या इसका हिस्सा नहीं, वो भी इसी का हिस्सा है। तो याद रखिएगा, सुनिए क्या बोल रहे हैं, अगर क्या बोले हम, अगर जो अल्फा डी ग्लूकोज है वो स्ट्रेट चेन से जुड़ेगा, स्ट्रेट चेन बनेगा, तो वहां पे 1,4 लिंकेज होगा, अल्फा 1,4 लिंकेज। अगर वहां से ब्रांच निकलेगा तो वहां पे अल्फा 1,6 लिंकेज होता है। याद रखिएगा सब बात, अल्फा क्या होता है? अल्फा 1,6 लिंकेज होता है। अब सर ये अल्फा 1,6 1,4 क्या बोल रहे हैं बाबू? ये तो पता होगा आपको। अल्फा 1,4 लिंकेज मतलब क्या कि सुनिए, अल्फा 1,4 लिंकेज मतलब क्या कि ये क्या अल्फा डी ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज का एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 दोनों आके जुड़ रहा है, अल्फा 1,4 लिंकेज। कब? जब स्ट्रेट चेन बन रहा है, जब ब्रांच निकल के आ रहा है, तो एक कार्बन का कार्बन नंबर 1 और एक कार्बन नंबर 6 जुड़ रहा है, तब वहां से ब्रांच निकल रहा है। ठीक है, चलिए आप देखिए चलिए हम दो स्ट्रक्चर बनाते हैं। और याद रखिएगा ये कि एमाइलेज, क्या बोले हम कि एमाइलेज क्या है बाबू? देखिए क्या बोले हम, स्टार्च का दो पार्ट होता है, एमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलेज क्या होता है? तो स्ट्रेट चेन होता है, स्ट्रेट चेन में कोई ब्रांचिंग नहीं होता है, स्ट्रेट चेन होता है। जैसे अगर हम बोले ग्लाइकोजन का, जो हम लोग के बॉडी में क्या ग्लाइकोजन ना, तो ग्लाइकोजन में एक भी स्ट्रेट चेन है, सबके सब ब्रांच होते हैं। जैसे देखिए स्टार्च प्लांट्स के बॉडी में खाना स्टोर कर रहा है ना, ग्लाइकोजन एनिमल्स के बॉडी में खाना स्टोर कर रहा है। तो जो स्टार्च प्लांट्स के बॉडी में खाना स्टोर कर रहा है वो दो तरीके से बॉन्ड बनाया हुआ है, वो दो तरीके से अपने आपको अरेंज किया हुआ है। एक किया हुआ है एमाइलेज के फॉर्म पे, एक किया हुआ है एमाइलोपेक्टिन के फॉर्म पे। अधिक मात्रा में एमाइलोपेक्टिन होता है, लेकिन एक एमाइलेज के फॉर्म पे, दूसरा एमाइलोपेक्टिन के फॉर्म पे। ठीक है, अब देखिए, अब क्या बोले हम कि देखिए एमाइलेज के फॉर्म पे, दूसरा क्या एमाइलोपेक्टिन के फॉर्म पे। अब ये जो एमाइलेज है वो क्या है? तो वो स्ट्रेट चेन है। वो क्या है? वो स्ट्रेट चेन है, अल्फा 1,4 लिंकेज से स्ट्रेट चेन बना हुआ है, ये एमाइलेज है। और एमाइलोपेक्टिन क्या है? तो ये देखिए, समझिए क्या है एमाइलोपेक्टिन। ऐसा हो गया, ये हो गया, और इसमें क्या होगा बाबू? तो एक ब्रांच निकला रहेगा। क्या होगा? एक ऐसे ब्रांच निकला रहेगा। ठीक है, इसमें ब्रांच नहीं होगा, इसमें ब्रांच नहीं होगा। ठीक है, अब बताइए, अब आप लोग बताइए इसमें से कौन एमाइलेज और कौन एमाइलोपेक्टिन है? तो बिल्कुल देख के बता देगा, सर इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, ये एमाइलेज है। सर इसमें ब्रांचिंग है, मतलब ये एमाइलोपेक्टिन है। सर ये क्या बता रहे हैं, एमाइलेज एमाइलोपेक्टिन? बाबू कुछ नहीं, ये दोनों जब अरेंज हुआ ना तब स्टार्च बना है। सुनिए क्या बोल रहे हैं, जब देखिए खाना का स्टोर किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज ने स्टोर करता है। अरे प्लांट केमिकल जो क्या करता है, फूड जो केमिकल जो सोलर जो क्या करता है, केमिकल में कन्वर्ट करता है। और केमिकल क्या है? ग्लूकोज है। वे ग्लूकोज जो ग्लूकोज है, ये सब के सब क्या है? सब तो क्या है? क्या ना, अल्फा डी ग्लूकोज, मतलब क्या है? ये भी ग्लूकोज है, सब ग्लूकोज ही है। ये सब क्या है? सब ग्लूकोज है। ये सब क्या है? सब ग्लूकोज है।
तो ग्लूकोज अपने आप को कैसे अरेंज किया वो बता रहा है। तो स्टार्च में क्या होता है बाबू, दो होता है, एक होता है एमाइलो, दूसरा होता है एक होता है एमाइलेज, दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन। तो जो एमाइलेज है वो क्या होता है, स्ट्रेट चेन होता है, एमाइलोपेक्टिन क्या होता है, तो ब्रांच होता है। ठीक है, समझ गए। और याद रखिएगा हमेशा स्ट्रेट चेन में क्या होगा, हमेशा अल्फा 1,4 लिंकेज होगा, और ब्रांच चेन में क्या होगा, अल्फा 1,6 लिंकेज होगा। समझ गए। अब एक आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना, आप लोग हमको लिख भेजिएगा। हम क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि अगर आपसे बाय द वे नीट में या फिर कहीं भी क्वेश्चन पूछता है कि स्टार्च में जो एमाइलेज है उसका बॉन्डिंग कैसे है, तो क्या लिखेगा, अल्फा 1,4 लिंकेज। अगर आपसे ये पूछता है कि स्टार्च में जो एमाइलोपेक्टिन है, क्या बोल रहे हैं, स्टार्च में जो एमाइलोपेक्टिन है उसमें बॉन्ड है, मतलब जो क्या बोले कि स्टार्च में जो एमाइलोपेक्टिन है, जो उसमें जो ग्लूकोज है वो अपने आप को अरेंज किया हुआ है, अपने आप को जोड़ा हुआ है, किस बॉन्ड के थ्रू जोड़ा हुआ है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं ना बॉन्ड 1,4, तो क्या आप क्या बोलेगा, 1,6 बॉन्ड है ना। तो क्या एमाइलोपेक्टिन में सिर्फ 1,6 बॉन्डिंग ही है क्या, 1,6 लिंकेज ही है क्या, अरे 1,6 लिंकेज तो ब्रांच के लिए है क्या। अब देखिए ब्रांच कहां से निकलेगा भाई, पहले तो स्ट्रेट होगा तब तो ब्रांच निकलेगा ना, पहले स्ट्रेट होगा फिर ना ब्रांच निकलेगा। तो भैया जब स्ट्रेट है तो मतलब 1,4 लिंकेज भी है, और इससे ब्रांच निकला मतलब 1,6 लिंकेज भी है, मतलब एमाइलोपेक्टिन में 1,4 लिंकेज और 1,6 लिंकेज दोनों होता है। कुछ भयंकर बोल दिए क्या, अगर भयंकर बोले हैं तो सुनिए, पानी पी के फिर बताते हैं, ठंडा होकर, तो ठंडा पानी मंगवाया हुआ। कुछ भयंकर नहीं बोले, हम बोले ये हैं, ये तो हम देखिए एमाइलेज, देखिए स्टार्च हो गया, स्टार्च तो समझ गए, स्टार्च क्या है, तो भैया बहुत सारा अल्फा डी ग्लूकोज जुड़ा हुआ स्टार्च बना हुआ है। तो भैया बहुत सारा अल्फा डी ग्लूकोज जुड़ के स्टार्च को बनाया है, तो बहुत सारा अल्फा डी ग्लूकोज कैसे जुड़ा हुआ है, तो दो फॉर्म में जुड़ा हुआ है, एक एमाइलेज के फॉर्म में, दूसरा एमाइलोपेक्टिन के फॉर्म पे। एमाइलेज में कैसे जुड़ा हुआ है, तो 1,4 लिंकेज से, 1,4 एक कार्बन का 1 नंबर, एक ग्लूकोज का कार्बन 1 नंबर और एक ग्लूकोज का कार्बन 4 नंबर जुड़ा हुआ है। एमाइलोपेक्टिन में कैसे जुड़ा हुआ है, एमाइलोपेक्टिन में 1,4 लिंकेज भी है, 1,6 लिंकेज भी है, मतलब 1,4 किसके लिए, जब स्ट्रेट बना इसके लिए 1,4, और इससे ब्रांच निकल गया है तब 1,6 लिंकेज, मतलब एमाइलोपेक्टिन में 1,4 और 1,6 दोनों लिंकेज होता है ना। चलिए अब बात करते हैं एमाइलेज का, ठीक है। देखिए स्टार्च में एमाइलेज जो होता है ना वो 20 से 30% ही होता है, 20 to 30% है ना। ये अनब्रांच, कोई ब्रांच दिखा इसमें, ये अनब्रांच होता है, ठीक है ना। हेलिकल स्ट्रक्चर, देखिए हेलिकल मतलब क्या, ऐसे कुंडली समान हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ये, है ना। इच टर्न ऑफ हेलिक्स कंटेन अबाउट 6 ग्लूकोज। अब देखिए एक टर्न यानी कि देखिए इसका एक टर्न कहां कीजिएगा, देखिए तो यहां से शुरू कीजिएगा, यहां से आके यहां एक टर्न पूरा कंप्लीट किया ना, तो एक सुनिए क्या बोल रहे हैं, समझिएगा बात को, एकदम फाइन बात हो रहा है, ठीक है ना। मतलब इस लेवल का बाबू याद रखिएगा, इस लेवल का अगर आप लोग बायो को याद रखते हैं ना, समझ के रखते हैं, याद रखते हैं ना, एम्स में टॉप कीजिएगा, सच्ची बता रहे हैं। सर फेंक दिए बाबू, हम थोड़ी बोल रहे हैं कि हम टॉप करेंगे, आपको बोल रहे हैं आप टॉप कीजिएगा, हम नहीं करेंगे, हमको थोड़ी एग्जाम देना है, हमने आप कीजिएगा टॉप। इस लेवल का अगर बात को ये सब याद रखिएगा तब, ठीक है ना, बहुत फाइन लेवल बात करते हैं हम। देखिए क्या बोले हम कि देखिए तो अब क्या ये क्या है, हेलिक के समान स्ट्रक्चर है, मतलब कुंडली के समान स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग हेलिक स्ट्रक्चर कहते हैं। अब देखिए ये जो एक राउंड है ना, एक राउंड में क्या होता है, 6 कार्बन होता है, 6 कार्बन कंप्लीट हुआ फिर दूसरा राउंड शुरू होता है, मतलब फिर क्या होगा, यहाँ से दूसरा राउंड शुरू होगा, यहाँ पे 6 कार्बन होगा, फिर यहाँ से तीसरा राउंड शुरू होगा, मतलब देखिए एक राउंड इसमें क्या होगा, 6 कार्बन होगा, 1 2 3 4 5 6, फिर दूसरा यहाँ शुरू होगा, इसमें फिर 6 कार्बन होगा, 1 2 3 4 5, ऐसा होता है, ठीक है। वो लिखा हुआ है कि हर एक टर्न में क्या होता है, 6 कंटेन अबाउट 6 ग्लूकोज, मतलब कार्बन मतलब क्या, 6 ग्लूकोज होता है एक टर्न में, 6 सॉरी कार्बन हम नहीं बोलते, ग्लूकोज होगा, ठीक है ना। एक टर्न में क्या होगा, यहाँ पे 1 ग्लूकोज होगा, यहाँ पे मतलब एक टर्न में क्या होगा, 6 ग्लूकोज होगा, ठीक है। चलिए हैज अल्फा 1,4 लिंकेज, सिंपल सी बात है, ये क्या है, एमाइलेज में क्या होता है, 1,4 लिंकेज दिखता है हमको, देखिए समझ गए ना, 1,4 लिंकेज, एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1, एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 जुड़ता है, 1,4 लिंकेज, कंसिस्ट ऑफ 200 to 1000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। अब देखिए सुनिए क्या बोले, एमाइलेज, अब देखिए एमाइलेज क्या है, वो स्टार्च है, स्टार्च क्या है, पॉलीमर है, मतलब बहुत सारा स्टार्च मॉलिक्यूल, बहुत सारा अल्फा डी ग्लूकोज जुड़ा होगा। तो क्या बोल रहे हैं कि कंसिस्ट ऑफ 200 to 1000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, मतलब सुनिए एमाइलेज का जो ये चैन दिखा ना आपको, चैन ये दिखा ना स्ट्रेट चैन, इसमें 200 से लेके 1000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स रहता है, ठीक है। मतलब जैसे कि एक चैन हुआ,
अरे भाई कहते हैं रेलगाड़ी में डिब्बा, रेलगाड़ी में ना जो रेलगाड़ी में जो डब्बा होता है 1 2 3 4 में से एक रेलगाड़ी की हम बात करें, एक मतलब लॉन्ग टूर अगर जर्नी की हम बात करें, क्योंकि हम लॉन्ग टूर ही करते हैं अक्सर, मतलब आसाम वगैरह तो लॉन्ग टूर ही करते हैं, तो उसमें एक डब्बा में कम से कम आपका एक रेलगाड़ी में कम से कम आपका 30 से 35 डब्बा होता है, सब मिला के 30 से 35 डब्बा होता है, ठीक है। तो वैसे ही अगर एक चेन में कितना ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होगा तो 200 से लेके 1000 हो सकता है, ठीक है। इट गिव्स ब्लू ब्लैक कलर विथ आयोडीन सॉल्यूशन। क्या कहा कि अगर हम सुनिए, अगर हम स्टार्च को आयोडीन सॉल्यूशन में रख दें, अगर हम स्टार्च को आयोडीन सॉल्यूशन में रख दें तो क्या होगा, ये ब्लू ब्लैक कलर दे देगा। मतलब अब देखिए कलर कौन देगा, कलर मतलब क्या, स्टेनिंग करवाएगा ना, जो कलर को रिटेन कर ले, कलर को अपने रिटेन मतलब क्या, कलर को एब्जॉर्ब कर ले, वही ना कलर देता है। तो जो अगर हम स्टार्च को आयोडीन सॉल्यूशन में रख देते हैं, आयोडीन I2, ठीक है ना, आयोडीन सॉल्यूशन में रख देते हैं, इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर का हमको ये दिखेगा, ठीक है। अब बात करते हैं एमाइलोपेक्टिन का। एमाइलोपेक्टिन, ठीक है ना, बहुत अधिक होता है, 70 से लेके 80% होता है। कौन, एमाइलोपेक्टिन, मतलब स्टार्च में 20 से 30% क्या होता है, एमाइलेज, और 70 से 80% क्या होता है, एमाइलोपेक्टिन। अब 20 से 30% एमाइलेज है, वो क्या है, तो भैया वो स्ट्रेट चेन है, नो ब्रांचिंग। उस एक चेन में 200 से लेके 1000 तक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होगा, और कैसे जुड़ा रहेगा, तो 1,4 लिंकेज जुड़ा रहेगा। एमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, 70 से बनेंगे, एमाइलोपेक्टिन जो क्या अधिक मात्रा में है स्टार्च में, है ना। ब्रांच, इसमें क्या हमको ब्रांच देखने को मिलता है, हैज 1,4 लिंकेज एंड 1,6 लिंकेज। 1,4 लिंकेज किसके लिए बाबू, तो एक स्ट्रेट है उसके लिए 1,4 लिंकेज, और जब ब्रांच निकला इसमें क्या है, 1,6 लिंकेज, याद रखिएगा। कंसिस्ट ऑफ, अब देखिए एमाइलेज के चैन में 200 से लेके 1000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स था, लेकिन एमाइलोपेक्टिन के जो चैन होता है उसमें क्या होता है, 2000 से लेके 20,000, यानी कि 2000 से लेके 20,000 तक हमको ग्लूकोज मॉलिक्यूल देखने को मिलता है, ठीक है। और ब्रांचिंग होता है कहां पे, तो ब्रांचिंग यूजुअली एट द इंटरवल ऑफ अबाउट 25 ग्लूकोज। अब देखिए सुनिए क्या बोल रहे हैं, 25 क्या ब्रांचिंग कहां से होता है ये बता रहा है, ठीक है ना। अब देखिए पहले स्टेट चल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बीच में बॉन्डिंग है, बीच में 1,4 बॉन्डिंग होगा, ठीक है ना। कहां तक गिने थे पता नहीं, 10 मान लेते, 10 नहीं ज्यादा मान लेते, 12 मान लेते हैं, ठीक है ना। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 बहुत होगा ना। देखिए ऐसा है, ठीक है ना, ऐसा पूरा बहुत होगा कि 2000 से लेकर 20,000 तक होगा ना, बहुत होगा ऐसा, ठीक है। तो अब ये तो स्ट्रेट चेन हो गया, ये क्या बना है, अब देखिए सर ये स्ट्रेट चेन, सर ये तो एमाइलेज है, तो बाबू अभी ना एमाइलेज है, अभी एमाइलेज है, ठीक है ना। तो एमाइलेज तो क्या है, अब देखिए एमाइलेज अभी है, लेकिन इसमें क्या है, अभी 1,4 बॉन्डिंग होगा। अब जो 25 नंबर, यानी कि शुरू से शुरू करेंगे 1 नंबर 1 2 3, यहां से क्या होगा, 25 नंबर कार्बन से क्या होता है कि ब्रांचिंग शुरू होता है। 25 नंबर कैसे ब्रांचिंग शुरू होता है, ऐसे ब्रांचिंग 25 नंबर कार्बन से, मतलब हर, फिर यहां से क्या होगा, 25 कार्बन जाएगा, और उसके बाद फिर क्या होगा, फिर ब्रांचिंग शुरू होगा, ठीक है। फिर कार्बन बोल दिया, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, सॉरी देखिए ये क्या है बाबू, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है, ये भी सब तो सब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है ना। तो 25 जो सुनिए, ये नंबर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ये नंबर 2 ग्लूकोज, मतलब सॉरी ये नंबर 1, ये नंबर 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ये लगातार काउंटिंग में होगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। जब 25 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आएगा वहां से क्या होगा, एक ब्रांचिंग दिखेगा हमको, 1,6 लिंकेज दिखेगा, एक ब्रांचिंग दिखेगा। फिर यहां से क्या होगा, फिर 26 से लेकर 50 तक होगा, फिर 51 नंबर जब आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होगा उससे फिर क्या होगा, एक ब्रांचिंग निकलेगा ऐसे, उससे फिर क्या होगा, एक ऐसे ब्रांचिंग निकलेगा, फिर ऐसे आगे बढ़ते रहेगा, ऐसा होता है, समझ गए, ठीक है। और इट गिव्स रेड वायलेट कलर होता है। अब देखिए हम सुनिए, हम स्टार्च को लिए और डाल दिए कहां पे, आयोडीन सॉल्यूशन में। तो पहली बात, स्टार्च को हमको पता नहीं कि क्या है ये, हमको पता नहीं क्या है ये, ठीक है ना। हमको जैसे पता नहीं कि स्टार्च है कि नहीं है, कुछ नहीं, हमको नहीं पता, हम क्या किया, उसको डाल दिया आयोडीन सॉल्यूशन में। तो आयोडीन सॉल्यूशन का कुछ हिस्सा, सुनिए क्या बोल रहे हैं, आयोडीन सॉल्यूशन जब उसको हम कहा कि आयोडीन सॉल्यूशन में डाल दिए, ठीक है ना, तो क्या हुआ, क्या बोले कि जब उसको हम आयोडीन सॉल्यूशन में डाल दिए तब क्या हुआ कि कुछ हिस्सा उसका क्या हुआ, ब्लैक, और मतलब ब्लैक ब्लू कलर का हो गया, और कुछ हिस्सा क्या हो गया, मतलब देखिए अधिक हिस्सा क्या हो गया, रेड वायलेट कलर का दिख रहा है। किसका दिख रहा है, रेड वायलेट कलर का दिख रहा है, और कुछ हिस्सा क्या हो रहा है हमको, ब्लू ब्लैक कलर का दिख रहा है। मतलब आयोडीन में डालने के बाद रेड और ब्लू हुआ है, मतलब भैया एमाइलोपेक्टिन है। पहचानने का तरीका है, अरे पढ़े था ना टूल्स एंड टेक्निक्स में, ठीक है, सेल यूनिट ऑफ लाइफ में। और यहाँ पे क्या किए, जब और कुछ हिस्सा हमको दिखा ब्लू और ब्लैक है, मतलब यहाँ पे एमाइलेज है, दोनों मिला के स्टार्च है ना।
ये तो सब। अब बात करते हैं ग्लाइकोजन पे। ग्लाइकोजन क्या है? तो ह्यूमन के अंदर पाया जाने वाला फूड स्टोर है ना, मतलब फूड को जो स्टोर करके रखता है। आपको हम बता दें कि एक नॉर्मल एडल्ट में, ठीक है ना, एक नॉर्मल एडल्ट में लगभग आपका मतलब एक जैसे कि नॉर्मल एडल्ट की हम बात करें तो उसमें ग्लाइकोजन का तो नहीं, अच्छा सॉरी, अब बाद में आगे मिलेगा तो हम बात करते हैं उस पर, ठीक है। मैं क्या बताऊं, तो मैं दिमाग से स्लिप कर गया। चलिए अब बात करते हैं ग्लाइकोजन का। ग्लाइकोजन क्या है? तो ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाता है। क्या करता है? फूड को स्टोर करके रखता है। यही तो ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है लीवर पे, है कि नहीं? चलिए, कॉमनली नोन एज एनिमल स्टार्च को एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। रिजर्व फूड मेटेरियल फॉर इन एनिमल्स एंड फंगी, यानी कि एनिमल्स, ह्यूमन एनिमल सब में, एनिमल्स और फंगी में ये रिजर्व फूड की तरह काम करता है, मतलब स्टोरेज फूड है ये। जब बॉडी में ग्लूकोज का मात्रा कम गया तो ये ग्लूकोज को स्टोर किया लीवर पे जाएगा, काम होगा, और फिर क्या होगा, ये ग्लूकोज को रिलीज करेगा और ब्लड को ग्लूकोज देगा, ठीक है ना। इन एनिमल्स में कहा होता है स्टोर, कहाँ होता है? लीवर और मसल्स में होता है। मतलब ग्लाइकोजन एनिमल्स में कहाँ होता है? लीवर पे और मसल्स पे, है ना। उसके बाद इट गिव्स रेड कलर टू विद आयोडीन, मतलब अगर हम ग्लाइकोजन को क्या करें, आयोडीन सोर्स में रख दे, क्या बोले, अगर हम ग्लाइकोजन को क्या करें, आयोडीन सोर्स में रख दे, तो ये हमको कौन सा कर देगा, ये हमको रेड कलर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। मतलब क्या करे बाबू, तो ये हम लोग स्टैनिंग कर रहे हैं, पहचान रहे हैं, है ना। उसके बाद जनरली कंसिस्ट 3000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, यानी कि एक ग्लाइकोजन का चेन में लगभग 30,000 सॉरी 30,000, ठीक है ना। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, लगभग 30,000 क्या होता है, हमको ये देखने को मिलता है ग्लूकोज। मतलब क्या बोले, एक ग्लाइकोजन के चेन में क्या होगा, हमको 30,000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल देखने को मिलता है, ठीक है। पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, इसमें क्या होता है, अल्फा डी क्या, और ये क्या है, ग्लाइकोजन भी क्या, अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है ना। हाईली ब्रांच, और याद रखिएगा जैसे कि स्टार्च में एक ब्रांच एमाइलोपेक्टिन एक ब्रांच था, एमाइलेज बिना ब्रांच का था, मतलब एक ब्रांचिंग था, एक बिना ब्रांच का था, लेकिन इसमें सबके सब जितना चेन होगा सबके सब ब्रांचिंग होते हैं। हम सबके शब्द मेरे पास, हम डाल देंगे। और सब देखिए हम बोलते हैं हर रोज लेकिन भूल जाते हैं, ठीक है ना। आप में से कोई कमेंट हमको याद दिला दीजिएगा तो हम डाल देंगे, ठीक है, आज हम डाल देंगे। तो ग्लाइकोजन में क्या होता है कि सारे के सारे रिंग क्या होते हैं, सबके पास ब्रांच, यानी कि एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, है ना, तीसरा ये हो गया, सबके पास ब्रांच निकला होता है, सबके पास ब्रांच होता है, हाईली ब्रांच होता है। और इसका ब्रांचिंग कहां से होता है, तो इसका ब्रांचिंग होता है जैसे कि एमाइलोपेक्टिन में क्या कहते हैं कि हर 25 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बाद ब्रांचिंग होता है। लेकिन इसमें क्या होगा कि 10 से, यानी कि 1 2 3 4 मतलब 10 होगा, 10 से लेके या तो 11 से हो जाए, 12 से, कहीं से भी हो सकता है, मतलब 1 से लेके 14 तक, सॉरी 10 से लेके 14 के बीच में क्या होता है, इसका ब्रांचिंग निकल के आता है, ठीक है। और इसमें भी क्या आप देखिए ब्रांचिंग है, मतलब 1-4 लिंकेज भी होगा और 1-6 लिंकेज भी होगा, है ना। और आपको आज देखिए ये लिखा है, ये बताया था उसमें कि एक अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, एक एडल्ट की बात करें जिसको वेल डेवलप नरिशमेंट मिलता है, मतलब वेल डेवलप खाना वगैरह उसको मिलता है, ह्यूमन की बात करें उसमें 350 ग्राम क्या, कितना याद रखिएगा, 350 ग्राम क्या होता है, ग्लाइकोजन स्टोर रहता है। और कहाँ स्टोर रहता है, तो इक्वली स्टोर रहता है, कुछ जैसे कि 350 है ना, तो कितना होगा 175 ग्राम लीवर में और 175 ग्राम मसल्स में, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहता है, ठीक है, दोनों जगह लिखा है। इन ए वेल नरिश्ड एडल्ट देयर इज अबाउट 350 ग्राम ऑफ ग्लाइकोजन डिवाइडेड इक्वली बिटवीन लीवर एंड मसल। 350 ग्राम स्टोर होता है हम लोग के बॉडी में, और वो आधा लीवर के पास और आधा मसल्स के पास, ठीक है। अब बात करते हैं एक नोट में थोड़ा इनुलिन को देख लेते हैं। इनुलिन इज ए पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। इनुलिन क्या है बाबू, इनुलिन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंसुलिन, हम यहाँ पे इंसुलिन की बात नहीं कर रहे हैं। इंसुलिन, हमको पता है कि इंसुलिन का नाम से आप लोग बहुत एक्टिव होते हैं, हमको पता है क्यों, क्योंकि आप लोग पढ़े हुए हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, आप लोग पढ़े हुए हैं पेनक्रियास, आप लोग पढ़े हुए पेनक्रियास का एंडोक्राइन सिस्टम, उसका पढ़े हुए आप लोग यूनिट ऑफ लैंगर है, उसका पढ़े हुए आप लोग अल्फा बीटा और डेल्टा सेल, उसका पढ़े हुए बीटा से निकलता है इंसुलिन, करता क्या है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है ना। ग्लूट रिसेप्टर का बोलते हैं ना, ग्लूट रिसेप्टर का चाबी होता है, ये खोलता है, क्या होता है, मसल्स या फिर जो बॉडी का सेल है वो क्या करता है, ग्लूकोज को अपटेक करता है। इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, ग्लूट रिसेप्टर नहीं खुलेगा तो क्या होगा, ग्लूकोज अपटेक नहीं होगा, ग्लूकोज अपटेक नहीं होगा तो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ेगा, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ेगा मतलब इंसान को डायबिटीज होगा। खैर पता नहीं हुआ कैसे चले गए, हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है। कहते देखिए हम लोग क्या किसकी बात करें, हम लोग देखिए इंसुलिन, हमको उतना बता दिए, बस याद रखिएगा, हमको भी पता नहीं हम क्यों बता दिए, आप तो सबको पता होगा ये बात। देखिए हम बात करते हैं इनुलिन का, किसके बात कर रहे हैं, इनुलिन, ठीक है ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंसुलिन, यहाँ पे हम हैं
एनुलिन पे। क्या होता है? एनुलिन से पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज, याद रखिएगा, एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ इस बात को, हम लोग बात आगे पढ़ेंगे एनसीईआरटी को, ठीक है। एनसीईआरटी क्या क्या बोला है कि एनुलिन क्या होता है? वो फ्रुक्टोज का पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? फ्रुक्टोज का, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन द रूट ऑफ दलिया प्लांट। ये क्या होता है? दलिया प्लांट के रूट में होता है। और याद रखिएगा, ह्यूमन बॉडी में, सुनिए, ह्यूमन बॉडी में इनुलिन का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, ग्लाइकोजन का होता है ना, होता है। लेकिन इनुलिन का, इनुलिन भी देखिए, इनुलिन क्या है? फ्रुक्टोज का पॉलीमर है। तो इनुलिन का मेटाबॉलिज्म, मतलब इनुलिन का उपचार की हम बात करें, इनुलिन का मेटाबॉलिज्म की बात करें, तो ह्यूमन बॉडी में इनुलिन का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, मतलब नहीं, मतलब सिंपल समझ ले कि नहीं पचा पाता, नहीं डाइजेस्ट कर पाता है उसको। तो क्या होता है? तो ये डायरेक्ट किडनी के थ्रू बाहर होता है। और इसी कारण से क्या होता है, हम लोग GFR, याद है ना, ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट, पढ़े हुए ना किडनी, याद है आपको? PCT, DCT, लूप ऑफ हैंगली, असेंडिंग लूप, डिसेंडिंग, सब पढ़े हुए आप लोग, है ना। तो अब सर अब देखिए, जिसको नहीं पता है GFR के बारे में, बता दे GFR क्या है? एक छन्नी के समान है, किडनी में एक छन्नी के समान है ना, छान के भेज देता है, याद है ना। फिल्ट्रेशन स्लिट, पोडोसाइट सेल, याद रखिएगा, हमको सब याद है, ठीक है ना। तो GFR क्या होता है? तो GFR क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट, मतलब किडनी से जो वेस्ट है वो किस रेट से फिल्टर हो रहा है, तो उसको जज करने के लिए इनुलिन काम आता है। सर कैसे काम आएगा? देखिए, इनुलिन को अगर हम इनुलिन को क्या किया, हम पाउडर था, उसको हम लोग क्या किए, पानी में घोल के पिए। अब बॉडी तो उसको यूज किया नहीं, उसका मेटाबॉलिज्म किया नहीं, वो डायरेक्ट क्या हुआ, डायरेक्ट निकल गया, मतलब डायरेक्ट अब हम लोग पानी में लिए थे, मतलब क्या हुआ, वो किस मतलब वो क्या होगा, वो चला जाएगा किडनी की तरफ बाहर निकलने के लिए। क्योंकि देखिए, जो चीज पचेगा उसका बॉडी यूज करेगा, लेकिन ये तो पचा ही नहीं ना, इसका तो मेटाबॉलिज्म हुआ ही नहीं, तो क्या होगा, ये डायरेक्टली निकलने का प्रयास करेगा। अब निकलने के लिए किडनी पे जाएगा। तो हम लोग क्या, देखिए, एक पर्याप्त, सुनिए क्या बोले, एक पर्याप्त मात्रा में। अब देखिए, आप नहीं, डॉक्टर ही कर पाएगा ये सब, आप लोग भी कीजिएगा कुछ दिन बाद से, ठीक है। अब देखिए, एक पर्याप्त मात्रा में, एक फिक्स अमाउंट में क्या करते हैं, हम किसी पेशेंट को इनुलिन देते हैं, ठीक है। और एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के बाद हम क्या करते हैं, उसका GFR को चेक करते हैं, कितना फिल्ट्रेट हो रहा है, ठीक है ना, उसको चेक करते हैं। तो अगर जितना इनुलिन हम दिए थे सबका सब अगर निकल गया, मतलब समझ लीजिए कि हाँ GFR इज वर्किंग राइट। अगर ज्यादा स्पीड निकल गया, मतलब GFR रेट अभी बढ़ा हुआ है। अगर कम निकला तो मतलब GFR रेट घटा हुआ है, ठीक है। तो GFR रेट को चेक करने का भी तरीका है इनुलिन, ठीक है, लिखा होगा। इट इज नॉट मेटाबॉलिज्म ह्यूमन, ये क्या होता है, ह्यूमन बॉडी मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। इट इज फिल्टर्ड थ्रू द किडनी, सो इट इज यूज्ड टू मेजर GFR, ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट को मेजर कर सकते हैं इससे आप, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोग बात की किसका, कौन सा पॉलीसेकेराइड्स का, वैसे पॉलीसेकेराइड जो कि क्या थे, जो कि फूड को स्टोर करता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड का। किसकी बात करेंगे अब? स्ट्रक्चर, यानी कि वैसे पॉलीसेकेराइड जो कि स्ट्रक्चर का हिस्सा बनते हैं। क्या क्या होंगे इसमें? एक तो हम लोग भली भाई जानते हैं सेलुलोज पर, है ना। दूसरा क्या है? काइटिन, ठीक है। देखिए, बात करते हैं, आते हैं। एक क्या है आपका, एक हो गया आपका काइटिन, दूसरा क्या हो गया आपका सेलुलोज। देखिए, काइटिन क्या है, तो प्रेजेंट इन, ये कहां होता है, तो ये सेल वॉल के जो फंगी का सेल होता है उसमें होता ही है ना। ये कहां होता है, ये फंगी का सेल वॉल में होता है ना। उसके बाद और ये होता क्या है, तो पॉलीमर ऑफ, लिखिएगा, पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूटामाइन। किसका पॉलीमर है ये? एन एसिटाइल ग्लूटामाइन। और एन एसिटाइल ग्लूटामाइन, सुनिए, एन एसिटाइल ग्लूटामाइन ये एक एमिनो शुगर है, मतलब शुगर ग्रुप पे एमिनो जुड़ा हुआ है, एन एसिटाइल ग्लूटा। अब सुनिए क्या बोले हम कि काइटिन इज एन पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूटामाइन। अब जो काइटिन है वो भी क्या है, सिर्फ और सिर्फ एन एसिटाइल ग्लूटामाइन से बना हुआ है, ठीक है। इसमें कोई दूसरा और मोनोसेकेराइड नहीं है, ठीक है। हैविंग बीटा 1,4 लिंकेज में क्या होगा, बीटा 1,4 लिंकेज होगा, ठीक है। और सेकेंड मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑफ द अर्थ, मतलब ये कि देखिए, याद रखिएगा, काइटिन हो गया, सेलुलोज हो गया, इसको पचाने का क्षमता ना ह्यूमन बॉडी के पास नहीं है, ह्यूमन बॉडी इसको नहीं पचा सकता है, ठीक है। अब देखिए क्या बोले कि काइटिन क्या है, तो बाबू, तो सेकेंड मोस्ट अबंडेंट, यानी कि सेकेंड सबसे अधिक पाए जाने वाले बायोमोलिक्यूल्स है अर्थ पे, ठीक है। फर्स्ट क्या होगा, आपके दिमाग में झट से आया सर, प्रोटीन। नहीं, गलत है आप, प्रोटीन नहीं, सेलुलोज इज एन फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अर्थ, सबसे अधिक मात्रा में सेलुलोज प्रेजेंट है, ठीक है। अब बात करें सेलुलोज का। फिब्रस होमोपोलिसेकेराइड हैज हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब देखिए, हर एक प्लांट में सेलुलोज होगा, प्लांट में हो गया, इसके ब्रांच में हो गया, उसके लीफ में हो गया, हर जगह में क्या होगा, सेलुलोज देखने को मिलेगा, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ सेल प्लांट, और ये किसका कंपोनेंट है, ये किसका, सेलुलोज किसका हिस्सा है, तो प्लांट का सेलुलोज का हिस्सा है।
ठीक है ना। अनब्रांच पॉइजन, ये भी क्या है, ये देखिए सेलुलोज क्या अनब्रांच है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, सब सिंपल होता है। देखिए सेलुलोज का कहानी में अच्छे से बताया, याद है ना, माइक्रोफिब्रिल्स, फिब्रिल्स, ठीक है ना, कितना माइक्रोफिब्रिल जुड़ेगा तो कितना फिब्रिल बनेगा, हम सब बताए हुए हैं, ठीक है ना। ठीक है, पॉलीमर ऑफ, ये किसका पॉलीमर, तो पॉलीमर सेलुलोज किसका पॉलीमर है, हमको पता है किसका, बीटा डी ग्लूकोज का। देखिए याद रखिएगा, काइटिन के पास भी क्या है, तो बीटा डी ग्लूकोज, सॉरी काइटिन के पास क्या है, बीटा 1,4 लिंकेज है ना, और सेलुलोज के पास भी क्या है, बीटा 1,4 लिंकेज है, याद रखिएगा। वैसे जो भी कंपाउंड जिसके पास बीटा बॉन्ड हो, उस बीटा बॉन्ड को ह्यूमन नहीं पचा सकता है, कभी नहीं, क्योंकि इस बीटा बॉन्ड को माइक्रोब्स पचाएगा, और वैसे माइक्रोब्स ह्यूमन बॉडी में नहीं अवेलेबल है। सर उस माइक्रोब्स अगर बॉडी में डाल दिए तो पचा लेंगे सर, तो बाबू वो माइक्रोब्स है, आपके अंदर जाएगा ना, तो आपके अंदर उससे उच्च लेवल के माइक्रोब्स बैठे हुए हैं, इम्यून सिस्टम, ठीक है ना, थाइमस ग्लैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। पता नहीं ऐसा रहता है तो इतना हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पे क्यों भाग रहे हैं, ठीक है ना। वैसे बहुत सारा टर्म आ रहा है इसलिए भागना पड़ रहा है। चलिए क्या बोले हम, तो ये किसका पॉलीमर है बाबू, तो ये बीटा डी, बीटा 1,4 लिंकेज है, ठीक है ना, और किसका पॉलीमर है ये, तो बीटा डी ग्लूकोज का है ना, और हैविंग बीटा 1,4 लिंकेज इन सेलुलोज चेन। अब देखिए सेलुलोज के चेन में क्या होता है, तो 3000 से लेके 6000, क्या बोले, 3000 से लेके 6000 बीटा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये आयोडीन सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, कोई कलर नहीं देगा ये, ठीक है। अब बात करते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड, किसकी बात करेंगे, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। अब देखिए इट इज वेरी स्लाइमी सब्सटेंस कॉमनली नोन, देखिए ये क्या होता है, बहुत स्लाइमी, स्लाइमी मतलब क्या होता है, क्या बोले हम, स्लाइमी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बाबू चिकना, चिपचिपा, वैसा सब्सटेंस जिसको हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं, म्यूकिलेज, ठीक है। अब देखिए मेड अप ऑफ, ये किसका, ये कैसे बना होता है, तो ये ग्लैक्टोज, मेनोज, यूरिक एसिड एंड अदर शुगर डेरिवेटिव, यानी कि ग्लैक्टोज से, मेनोज से, जो यूरिक एसिड है उसके पॉलीमर से बना होता है, ठीक है। कहाँ देखने को मिलता है बाबू, तो ये कॉन्ड्रिडियम सल्फेट प्रेजेंट इन, जो हम लोग के बॉडी में, कार्टिलेज में जो, सुने सिंपल समझिए, कार्टिलेज में एक हिस्सा होता है, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्ड्रिडियम सल्फेट। वो जो कॉन्ड्रिडियम सल्फेट है ना, वो ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग का जो कनेक्टिव टिश्यू है, उसमें होता है हाइड्रोलोनिक एसिड, उसमें क्या होता है, हाइड्रोलोनिक एसिड, ठीक है। वो जो हाइड्रोलोनिक एसिड है वो भी क्या होता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना होता है, ठीक है। और हक्स ऑफ प्लांटो ओबेटा, ठीक है ना, यानी कि देखिए इस सब बोल, देखिए यही यहाँ पे बोलते ना, प्लांटो को ओबेटा, ठीक है। देखिए इस सब गोल का भूसे का नाम आप लोग हर कोई सुने होंगे, सुने ना। तो और जो इस सब का भूसी वो आता कहाँ से, तो वो आता है एक प्लांट से, उस प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्लांट को हम लोग कहते हैं प्लांटो, उस प्लांट को हम लोग कहते हैं प्लांटो ओवेटा प्लांट, ठीक है ना, प्लांटो ओवेटा, ठीक है। देखिए ये जो सुनिए, ये जो प्लांट क्या बोल रहे हैं, जो प्लांटो ओवेटा प्लांट है ना, उसका सीड सुनिए, उसका सीड है ना, सीड मतलब ना सीड, उसके सीड के ऊपर क्या होता है ना, कुछ हक्स के समान, यानी कि हक्स मतलब क्या होता है, भूसी के समान, ठीक है ना, हिस्सा होता है, उसी हिस्सा को लेके आया जाता है, ठीक है। और ये जब भूसी को क्या किया जैसे पानी में रखिएगा ना, ये क्या करेगा, म्यूकुलस को रिलीज करना शुरू करेगा। और सुनिए हम क्या कहते हैं अभी, कि जब इंसान को कॉन्स्टिपेशन का बीमारी होता है तो क्या होगा, डॉक्टर्स को बोलता है कि भैया ईसबगोल का भूसी इस्तेमाल कीजिए। क्यों, क्योंकि ईसबगोल का भूसी में क्या होता है, तो म्यूकुलेज होता है। वो क्या होगा, जैसे वो बॉडी के अंदर जाएगा, जैसे वो इंस्टेंटाइन में पहुंचेगा, क्या होगा, कहां पहुंचेगा, इंस्टेंटाइन में। सुनिए जैसे वो इंस्टेंटाइन में पहुंचेगा, क्या बोले हम, कि जैसे वो इंस्टेंटाइन में पहुंचेगा तो क्या होगा, म्यूकस को रिलीज करना शुरू करेगा। तो अब क्या करेगा, वो बबल मूवमेंट करवाएगा, इंस्टेंटाइन का मूवमेंट, बबल मूवमेंट करवाएगा, तो क्या होगा, वो मल को भी मूव करवाते आगे लेके चला जाएगा। इससे क्या होगा, पेट को साफ रखने में, इंस्टेंटाइन को साफ रखने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, ईसबगोल, ठीक है। कहां से आता है, तो प्लांटोवेटा प्लांट से आता है। प्लांटोवेटा का प्लांट किस यहाँ से, तो सीड से आता है, ठीक है। चलिए समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेमिसेलुलोज, नोट हेमिसेलुलोज मिक्सचर ऑफ पॉलीसैकेराइड्स ऑफ ज़ाइलोज, मेनोज, ग्लैक्टोज एंड, अब देखिए अब हेमिसेलुलोज का नाम सुने ना, सेलुलोज, पैक्टिन, हेमिसेलुलोज क्या है, तो ये देखिए ये क्या है, ये भी हेमिसेलुलोज भी क्या है, तो हेमिसेलुलोज भी एक पॉलीसैकेराइड्स है, क्या है, पॉलीसैकेराइड, लेकिन मिक्सचर ऑफ पॉलीसैकेराइड बहुत सारा। सुनिए जैसे कि अभी हम सेलुलोज क्या देगा, सिर्फ अल्फा डी ग्लूकोज और कुछ नहीं, सॉरी सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज, लेकिन जो हेमिसेलुलोज है उसमें बहुत सारे पॉलीसैकेराइड्स मिले होते हैं, जैसे कि आपका लायोज हो गया, मेनोज हो गया, ग्लैक्टोज हो गया और एविनोज हो गया, ठीक है। द एंजाइम सेलुलोज कैन डाइजेस्ट सेलुलोज, इट इज प्रेजेंट ओनली इन माइक्रोब्स। देखिए एक एंजाइम है, उसको हम सेलुलोज कहते हैं, और वो एंजाइम
जो सेलुलोज है, ठीक है ना, जो एंजाइम क्या है, सेलुलोज है, वो क्या करता है, सेलुलोज को पचा सकता है। और ये सिर्फ किसके पास होता है, एंजाइम किसके पास होता है, एंजाइम होता है माइक्रोब्स के पास, ठीक है। और जब सेलुलोज पे माइक्रोब एक्शन होता है तो क्या होता है, सेलोबायोस बनता है। याद है ना, सेलोबायोस बताए हुए हैं, सेलोबायोस इज डाइसेक्राइड्स, स्ट्रक्चर भी दिखाए हुए हैं, सेलोबायोस इन डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड है, ठीक है ना, सेलोबायोस बनता है, याद रखिएगा। सेलोबायोस और कहीं नहीं देखने को मिलेगा आपको। जब सेलुलोज का मेटाबॉलिज्म होगा, जब सेलुलोज पे माइक्रोबियल एक्टिविटी होगा, तब क्या होगा, सेलोबायोस बनेगा और उसके बाद फिर क्या बनता है, वो ग्लूकोज बनता है, ठीक है। चलिए ये बात की हम लोग पॉइंट। अब देखते हैं एनसीईआरटी क्या लिखता है, ठीक है। देखिए एवरेज कॉम्पोजिशन ऑफ सेल का एवरेज कॉम्पोजिशन क्या क्या होता है, तो वाटर 70 से 90%। एनसीईआरटी का टेबल याद रखिएगा, ठीक है ना। हम लोग आज देखेंगे, आज नहीं कल देखेंगे, ग्लूट 4 एनसीईआरटी का टेबल है, नीट का क्वेश्चन था वो, ठीक है, बात करेंगे हम लोग कल। वाटर 70 से 90% होता है, प्रोटीन 10 से 15% होता है, कार्बोहाइड्रेट 3% होता है, लिपिड 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7%। याद रखिएगा न्यूक्लिक एसिड सेल में 5 से 7% होता है, इंपॉर्टेंट है, बोल दिया है मतलब है, एग्जाम में पूछेगा ये, ठीक है। और आयंस 1% होता है। अब एक बड़ा अच्छा टॉपिक एनसीईआरटी दिया है ना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। क्या टॉपिक दिया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। क्या बोले, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। देखिए क्या बोला कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है, इसको पहले ऐसे समझिए। देखिए हमारे बॉडी में, क्या बोल रहे हैं, हमारे बॉडी में या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, ठीक है ना, कुछ तो वैसे केमिकल बनते हैं जो हमको पता है कि उसका वो केमिकल क्यों बना, वो केमिकल आगे चल के क्या करेगा, उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या है, वो हमको पता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि कुछ केमिकल, कुछ देखिए सब, हम अपने ह्यूमन का बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम अगर माइक्रोब्स की बात करेंगे तो कुछ केमिकल वो ऐसा बनता है ना उनके बॉडी में जिसका हमको पता नहीं वो क्यों बन रहा है। जैसे सिंपल देखिए, समझिए हम लोग के बॉडी में कार्बोहाइड्रेट बनता है, हमको पता है कि भाई कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म क्या है, कैसे वो वर्क करता है, कैसे उसका रोल है, हमको ये चीज पता है। हमारे बॉडी में एमिनो एसिड बनता है, वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, तो हमको पता है कि भाई प्रोटीन का क्या फॉर्म है, प्रोटीन कैसे काम करेगा, सब कुछ हमको पता है। कि वी नो द साइकिल ऑफ दैट कंपाउंड, यानी कि हमको पता है कि कार्बोहाइड्रेट का साइकिल क्या है, वो कहां से बन रहा है, कहां से निकल रहा है, कहां काम कर रहा है, हमको सब पता है, ठीक है। प्रोटीन का ये पता है। लेकिन कुछ केमिकल, सुनिए क्या बोल रहे हैं, कुछ माइक्रोब्स में, फंगी में, प्लांट में कुछ केमिकल वैसे बनते हैं जो बन तो रहे हैं लेकिन क्यों बन रहे हैं नहीं पता, आगे क्या काम है इनका नहीं पता, कहीं मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा इनका नहीं पता, लेकिन बन रहे हैं। तो जिनके बारे में हमको पता है कि कहां से बना, ये आगे क्या करेगा, इसका मेटाबॉलिक पथवे क्या है, हमको सब पता है, व्हिच मींस दे आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। जिनके जो बन तो रहा है लेकिन पता नहीं क्यों बन रहा है, दे आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। समझ गए, चलिए समझ गए ना। जैसे कि आपका हम बताएं, याद है आपको हम बताए थे कैटिनॉइड और जेंथोफिल, प्लांट जो है ना क्लोरोफिल पिगमेंट को जो मतलब क्लोरोफिल पिगमेंट होता है उसको हेल्प करने का काम करता है, याद है ना, कैटिनॉइड और जेंथोफिल, ऑरेंज और रेड कलर रखता है। ये सब देखिए और देखिए, जैसे कि अब हम बात करेंगे आगे, कुछ वैसे केमिकल है जो हम तो यूज कर रहे हैं, हम जो आगे बात करेंगे, ऐसा बहुत सारा केमिकल जो कि ह्यूमन वेलफेयर में, यानी कि मानव कल्याण में बहुत काम आ रहा है, लेकिन उनके बॉडी में वो क्यों बन रहा है वो नहीं पता, ठीक है। बात करते हैं आगे। देखिए क्या बोले, द मोस्ट एक्साइटिंग एक्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद आइसोलेटिंग थाउजेंड ऑफ कंपाउंड स्मॉल एंड बिग फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर एंड इट्स पॉसिबल सिंथेसिस देम, ठीक है। मतलब केमिस्ट्री का सबसे बड़ा डील क्या होता है कि भैया हम स्ट्रक्चर को आइसोलेट करें, स्ट्रक्चर जो उसका आइसोलेट करें, उसको समझें, पढ़ें, और अगर हो सके तो हम उसको लैब में बनाने का प्रयास करें, ठीक है। उसके बाद if one were to make a list of biomolecules, such a list would have thousands of organic compound including amino acid, sugar। क्या कहा कि अगर एक इंसान सेल के अंदर, क्या बोले कि अगर एक इंसान सेल के अंदर बायोमोलिक्यूल का लिस्ट बनाता है, क्या बोले कि अगर एक इंसान सेल के अंदर जो भी बायोमोलिक्यूल्स है उसका लिस्ट बनाएगा तो उसको थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड मिलेंगे, टेंशन लिखेगा ना, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे, उसमें शुगर भी होंगे, एमिनो एसिड भी होंगे, सब कुछ होंगे। वी कैन कॉल दिस बायोमोलिक्यूल्स एज मेटाबॉलिट्स। उसको हम लोग कहेंगे मेटाबोलाइट्स। मतलब वैसे सुनिए, वैसे बायोमोलिक्यूल्स जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको हम मेटाबोलाइट्स कहेंगे, ठीक है। इन एनिमल टिश्यू वन नोटिस द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरीज आर ऑफ कंपाउंड शोन इन फिगर 9.1। अब देखिए ये 9.1 का स्ट्रक्चर
हम लगा भेज देंगे 9 पॉइंट में। देखिए 9 पॉइंट में क्या बना हुआ है, 9 पॉइंट में क्या लिखा कि इन एनिमल टिश्यू, यानी एनिमल का टिश्यू में, एनिमल का सेल में, टिश्यू में, वन नोटिस द प्रेजेंस ऑफ सच कैटेगरीज, यानी कि अगर आप नोटिस कीजिएगा कि आप में किस तरह का बायोमोलिक्यूल्स है, तो आपको कुछ कंपाउंड दिखेगा, कुछ कंपोनेंट दिखेगा। वो 12.1 में दिया हुआ है। 12 में क्या दिखा हुआ है, तो उसमें लिखा हुआ है लाइसिन, आइसोल्यूसिन, ठीक है ना, फ्रुक्टोज, मतलब जो जाना पहचाना, जिसको हम पहचानते हैं, जो अभी तक पढ़े, वही सब लिखा हुआ है उसमें। These are called primary metabolites। देखिए सिंपल समझिए, क्या लिखे कि वैसे कंपाउंड जिसके बारे में हमको पता है, उसका मेटाबॉलिज्म हमको पता है कि भैया वो कहां से उपज हुआ है, वो कैसे आगे काम करेगा, उसका मेटाबॉलिक पथवे क्या है, कैसे वो काम करता है, हमको सब पता है, ठीक है। और है कहां वो, तो लिविंग टिश्यू में, एनिमल टिश्यू में, एनिमल टिश्यू में, तो उसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। हाउएवर सुनिए, हाउएवर व्हेन वन एनालाइज प्लांट, अगर हम एक प्लांट देखिए, अगर हम एनिमल टिश्यू को देखें, तो हमको सारे कंपाउंड जाने पहचाने मिलेंगे। उन सारे का हमको मेटाबॉलिक एक्टिविटी पता होगा कि क्या काम कर रहा है, कहाँ काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, मेटाबॉलिक पथवे क्या है, किस रास्ते से काम कर रहा है, हमको सब पता चलेगा। लेकिन अगर हम एनालाइज करेंगे प्लांट का, फंगल का या फिर माइक्रोब्स का, तो क्या है, वन विल सी थाउजेंड ऑफ कंपाउंड अदर देन दिस। मतलब अगर एक इंसान अगर एनिमल टिश्यू को देखा और उसका सारा बायोमोलिक्यूल्स को खोजा, रप्चर किया, पता किया, सबको अलग किया, तो उसको पता है कि भैया कार्बोहाइड्रेट दिख रहा है, एमिनो दिख रहा है, सबको पता है कहां से बन रहा है, क्या मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रहा है, सब पता है। लेकिन अगर कोई एक इंसान वैसा जो कि प्लांट का या फिर फंगल का या फिर क्या बोले, प्लांट का, फंगल का या फिर वो माइक्रोब्स का, अगर वो माइक्रोब्स का, ठीक है ना, बायोमोलिक्यूल्स को एनालाइज किया, तो उसको थाउजेंड्स ऑफ, यानी कि 1000 से भी अधिक प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा कंपाउंड दिख गया। मतलब देखिए प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या था, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या था, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स था। तो प्लांट के पास, फंगल के पास ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स तो है ही, उसके अलावा और 1000 मेटाबोलाइट्स और देखने को मिल गया, ठीक है। एग्जाम्पल एल्केनॉइड्स, ठीक है ना, फ्लेवोनॉइड्स, रबर, एसेंशियल ऑयल, एंटीबॉडीज, कलर्ड पिगमेंट, सेंट्स, गम और स्पीसीज। समझे क्या बोले, देखिए अगर हम एनिमल टिश्यू का एनालिसिस करते हैं तो हमको उसमें दिखेगा कि हाँ भैया ये प्रोटीन है, सब कुछ हमको पता है। अगर हम प्लांट का, फंगस का या फिर माइक्रोब्स का बायोमोलिक्यूल्स का एनालाइजिंग करेंगे तो हमको इसको दिखेगा। ऐसा नहीं कि प्लांट से प्रोटीन नहीं होता है, प्लांट से प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ है। तो हमको अगर हम प्लांट बॉडी को देखेंगे तो हमको इसको दिखेगा ही, हमको प्रोटीन दिखेगा, कार्बोहाइड्रेट दिखेगा, मतलब सब कुछ दिखेगा। लेकिन इसके अलावा सुनिएगा ध्यान से, प्रोटीन तो दिखेगा ही, कार्बोहाइड्रेट भी दिखेगा, न्यूक्लिक एसिड भी, सब कुछ दिखेगा, लेकिन उसके अलावा 1000 ऑफ कंपाउंड ऐसे बन जाएंगे, ऐसे दिखेंगे जिनका हमको मेटाबॉलिक पथवे पता नहीं, क्या करते हैं पता नहीं, कहां से आए पता नहीं, क्या करेंगे पता नहीं, पथ रास्ता क्या है पता नहीं, कुछ नहीं पता, लेकिन उनके सेल में है वो चीज, वो भी कंपाउंड ही है ना, ठीक है। चलिए तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है, ये टेबल जो है वो एनसीईआरटी का टेबल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है। हर साल देखिए बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में लगभग 3-4 टेबल है, ठीक है ना, और उस 3-4 टेबल से ना हर साल घुमा फिरा के 1-2 क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक है। देखिए क्या है, देखिए क्या लिखा है सेकेंडरी, देखिए समझ गए प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी, प्राइमरी सुनिए समझिए, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वैसा मेटाबोलाइट्स जिनका हमको नाम धाम काम सब पता है, कैसे काम करेगा सब पता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो जिनका वो कुछ नहीं पता है, बस ये जानते हैं कि वो है, हमको सिर्फ यही पता है कि भैया वो प्लांट सेल में है, अब क्यों है नहीं पता, क्या करेगा नहीं पता, कुछ नहीं पता, ठीक है। देखिए पहला है पिगमेंट। हम क्या बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को जो है तो लेकिन पता नहीं। देखिए हमारे लिए यूजफुल है, मतलब जैसे प्लांट बॉडी में है या फिर कहीं भी है तो हमारे लिए यूजफुल है, लेकिन उसके बॉडी में वो क्यों है ये हमको देखिए समझ याद रखिएगा। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो मेटाबोलाइट्स है, काम का चीज तो है, वो हमारे लिए बहुत काम का है, मानव कल्याण में बहुत, मतलब मानव कल्याण या फिर इकोनॉमिक कंडीशन को भी सुधार देता है वो, लेकिन उस ऑर्गेनिज्म में वो क्यों है वो नहीं पता, उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो देखते हैं क्या है वो। पिगमेंट, सबसे पहले बात करते हैं पिगमेंट का। किसकी बात करें, पिगमेंट का। क्या होता है पिगमेंट, देखिए क्या है, कैटिनॉइड्स और एंथोसाइनिन। मतलब देखिए कैटिनॉइड्स, देखिए हमको कैटिनॉइड्स के बारे में तो पता है ना, जेंथोफिल होता है, केटिन होता है, याद है ना, फनल के समान काम करता है क्लोरोफिल पिगमेंट में।
मतलब पिगमेंट के पास जो कलर पहुंचता है या फिर पिगमेंट के पास जो रे पहुंचता है, कलर पहुंचता है, वो ये क्या करता है, छान के, मतलब जो ज़ैंथोफिल और कैटेनॉइड क्या करता है, छान के कलर को पहुंचाता है। ठीक है, तो जो कैटेनॉइड है, जो ज़ैंथोफिल है, जो आपका कैटेनॉइड्स है, ये है प्लांट सेल में है। क्यों है सर? हम तो देख लिए कि हाँ भैया वो छान के भेज रहा है, लेकिन वो उसका सेकेंडरी काम है। प्राइमरी वो क्यों है किसी को नहीं पता। दूसरा है आपका एंथोसाइनिन, सेंट्रल जो प्लांट का सेंटर, जो प्लांट में ना वैक्यूल्स, उस वैक्यूल्स में देखने को मिलता है हमको एंथोसाइनिन। ठीक है ना, चलिए उस दूसरा है क्या आपका एल्केनॉइड्स, एल्केनॉइड्स। ठीक है, देखिए एल्केनॉइड्स क्या है, तो आपका मॉर्फाइन क्या है, मॉर्फाइन। ठीक है ना, देखिए मॉर्फाइन, ठीक है ना, याद रखिएगा ये जो है ना, ये हमारे लिए बहुत अच्छा दवा है पेन किलर का। ठीक है ना, मतलब कोई भी दर्द को ना बहुत जल्दी ये खत्म कर देता है पेन किलर। एक पेन जो आपका एल्केनॉइड, सुनिए एल्केनॉइड में यहाँ पे 2 एग्जांपल दिया। ठीक है ना, और भी बहुत सारे होते हैं कि 2 ही दिया है, मॉर्फिन और क्या दिया है आपका कोडीन। ठीक है, मॉर्फिन और कोडीन। तो मॉर्फिन जो है ये क्या है कि हमारे लिए पेन किलर का काम करता है, और ये बहुत अच्छा पेन किलर है, कितना भी भयंकर से भयंकर दर्द को ठीक कर देगा ये। ठीक है, ये आता कहां से, तो ये आता है अफीम प्लांट से। अफीम का पेड़ से आता है। ठीक है ना, अफीम का पेड़ को हम लोग कहते हैं पॉपी प्लांट। ठीक है ना, पॉपी प्लांट, ठीक है ना, इस पेड़ से आता है ये। ठीक है, और इसका साइंटिफिक नेम होता है पिपर कॉम्निफ्रॉम। इसका साइंटिफिक नेम है पिपर कॉम्निफ्रॉम। ठीक है, कॉम्निफ्रॉम है सेम, कॉम्निफ्रॉम। ठीक है, चलिए समझ गए। देखिए क्या बोले हम, अब देखिए ये कहां पे, देखिए ये कहां पे, ये आपका क्या है, पॉपी प्लांट में। कहां पे पॉपी प्लांट में, प्लांट में है। हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं पेन किलर के रूप में। और देखिए डॉक्टर जो है ना वो इस सब का, ये सब अब ये आता कहां से, तो अफीम के प्लांट से। कहां से, अफीम के प्लांट से, नहीं अफीम के पेड़ से आता है। तो अफीम का पेड़ से आया हुआ मेडिसिन ना, ये क्या होता है ना कि एक तरह का आदत बन जाता है। तो डॉक्टर इसका इस्तेमाल करता नहीं है जनरली, लेकिन बहुत रेयर केस में इसका इस्तेमाल करता है। अगर मतलब भयंकर से भयंकर दर्द है, ठीक है, तब मरने से बचने का इसका इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर हम कंटिन्यूटी की दवा की बात करें, खांसी का एक दवा है, ठीक है ना, ये खांसी जो आपका कोडीन, ये भी एक एल्केनॉइड है कोडीन। ठीक है ना, ये आपका कोडीन हो गया। ठीक है, ये भी खांसी का दवाई है, खांसी का दवाई है। ठीक है ना, आप लोग नाम सुने होंगे। ठीक है ना, और क्या दवा का, खांसी के कफ का बड़ा अच्छा नाम था, बहुत फेमस नाम है उसका, कॉर्डियम तो कुछ नाम था, उनको भी ध्यान नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए जो कॉर्डिन है, कॉर्डिन ये खांसी का सबसे अच्छा दवा है। खांसी का सबसे मतलब खांसी का अच्छा दवा है, कफ को बाहर निकालता है, बड़ा अच्छा दवा है ये। ठीक है, लेकिन ये सब दवा हमेशा के लिए दवा, क्योंकि ये दोनों मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, दोनों का दोनों कहाँ से आता है, अफीम के पेड़ से आता है। तो अफीम मतलब क्या, नशा है, वो नशा का इंसान को आदत होता है, लत लग जाता है। तो डॉक्टर इसके लिए, डॉक्टर सबको बैंड कर दिया है, मतलब जो WHO सबको बैंड कर दिया है। ठीक है, तो अब जो कॉर्डिन है वो तो चल रहा है, कॉर्डिन चल रहा है, लेकिन बस उसका नाम वगैरह चेंज हो गया, फिर कॉर्डिन ही चल रहा है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि देखिए जो मॉर्फिन हो गया, कॉर्डिन हो गया, ये एल्केनॉइड है, मतलब प्लांट्स में है। अब क्या होता है, प्लांट्स में कहाँ है सर, तो अगर आप देखिएगा कि जो पॉपी प्लांट है, जो पॉपी प्लांट है ना, उसको पॉपी प्लांट को ले लीजिए, कच्चा उसका फल को, मतलब पॉपी प्लांट का कच्चा फल को ले लीजिए, और उस फल को बीचों बीच काटिए, मतलब कट लगाइए, तो देखिएगा वहां से लेटेक्स बाहर निकलेगा, लेटेक्स मिल्क के समान लेटेक्स बाहर निकलेगा। वही से क्या होता है, ये आपका मॉर्फिन और कोडीन बाहर निकलता है। तो ये मॉर्फिन कोडीन हमारे काम का तो है भैया, पेन किलर है ना, नशा के लिए भी काम, मतलब हमारे काम को होता है। लेकिन अब ये प्लांट बॉडी में क्यों है, ये पॉपी प्लांट में क्यों है, वो नहीं पता। क्या करता है प्लांट बॉडी में, नहीं पता। ठीक है, उसके बाद क्या आपका टर्पिनॉइड्स। ठीक है ना, जैसे कि आपका ये भी मतलब ऐसा है, देखिए ये भी क्या है, ये एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, हमारे काम का है, लेकिन ऐसे काम का नहीं है। ठीक है, मोटरपेन्स, ठीक है ना, और मोनोटर्पिन्स, और आपका डाइटर्पिन्स। ठीक है, इसका एसेंशियल ऑयल, मतलब क्या, वैसा तेल, वैसा ऑयल जो इवापोरेट करता है, जो स्मेल देता है, जो परफ्यूम के लिए इस्तेमाल होता है, उसको मैं एसेंशियल ऑयल कहते हैं। जैसे कि आपका लेमन ग्रास ऑयल हो गया। ठीक है ना, तो एसेंशियल ऑयल हमारे काम को, तो भाई हमको परफ्यूम बनाने का काम, मतलब हमारे काम में हमारे बहुत काम में आ रहा है, लेकिन जनरली ये है क्यों वो नहीं पता, प्लांट में क्यों है नहीं पता। ठीक है, इसके बाद टॉक्सिन, रत्ती का पेड़, सुनिए रत्ती का जो बीज है, रत्ती का बीज, ठीक है ना, उससे टॉक्सिन, अर्बिन और जो रेनिन है, उसे अर्बिन रेनिन वगैरह क्या है ना, मतलब ऐसे समझिए कि जो टॉक्सिन है, जो रत्ती का पेड़ है ना, रत्ती का पेड़, उससे क्या होता है, बहुत खतरनाक जहर निकलता है, जिसको हम लोग कहते हैं अर्बिन और रेनिन। ठीक है, वो भी देखिए, वो भी क्या है, ह्यूमन उसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, लेटिन्स, ये भी एक क्या है आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, पता नहीं प्लांट बॉडी में क्यों है, ये रिलीज करता है
कौन, केवलिन एक को, ठीक है। फिर ड्रग्स जैसे कि आपका विनब्लास्टिन कैंसर का दवा है, कैंसर का ड्रग्स है विनब्लास्टिन, ठीक है। और आपका क्या है, कुरकनियम, ये जो सॉरी क्या है आपका, हाँ कुरुकनियम, जो भी नाम है इसका, कुरुकनियम, ठीक है। वो क्या है, वो आपका टर्मरिक की तरह काम करता है, ठीक है। इसका पॉलीमेरिक सब्सटेंस क्या हो गया, रबर हो गया, गम्स हो गया, सेलुलोज हो गया। आप देखिए अभी हम लोग बात किए विनब्लास्टिन का, देखिए आपका जो एंटीबायोटिक है कि तो हल्दी हो गया, जो ककड़िया में उसका हल्दी वगैरह, तो हल्दी वगैरह हमारे काम का तो है, हमारे लिए एंटीसेप्टिक का काम कर रहा है, लेकिन प्लांट बॉडी में क्यों है नहीं पता, इसी को हम कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है, क्लियर। उसके बाद while primary metabolites have identifies function and play known role in the normal physiological process, we do not at the moment understand the role and function of all the secondary metabolites in the host। and अब देखिए साफ साफ लिख दिया कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या करता है, उसका क्या रोल है, आई नो, हमको पता है कहाँ काम करता है, कैसे, हमको सब पता है, लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हमारे लिए यूजफुल तो है, लेकिन वो होस्ट ऑर्गेनिज्म मतलब जिस ऑर्गेनिज्म में है उसमें क्यों है नहीं पता, वी डोंट नो, ठीक है। However, many of are useful to human welfare, साफ साफ लिख दिया, मानव कल्याण में तो बड़ा यूज है उसका, ठीक है। इसी से एग्जांपल रबर हो गया, ड्रग्स हो गया, स्पीस हो गया, सेंस हो गया, पिगमेंट हो गया, सब ह्यूमन वेलफेयर में काम है, लेकिन प्लांट बॉडी में क्यों नहीं पता, उसको क्या कहेंगे लोग, सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स। एग्जाम एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में, ठीक है ना। सम सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, अब कुछ सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स वैसा है इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ये सब तो एसएसटी में खूब पढ़े होंगे आप लोग। चलिए अब बात करते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। एनसीईआरटी क्या लिखता है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है, एक मिनट। चलिए थोड़ा लाइट का व्यवस्था चलिए, ठीक है। देखिए क्या बोले, अब देखिए बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स ये क्या है कि देयर इज वन फीचर्स कॉमन टू ऑल those compound found in the acid soluble pole, they have molecular weight ranging from 18 to around 800 Dalton। देखिए अब देखिए ये बात कहाँ लेके चला गया, ये बात हम लोग को जो हम लोग जहाँ पढ़े थे ना फर्स्ट लेक्चर में, वही बात यहाँ पे लेके आ गया एनसीईआरटी। क्या लिखा है कि जो एसिड सॉल्युबल पूल है, अब एसिड सॉल्युबल पूल कहाँ था, नीचे की ओर जो फिल्टर्ड हो गया था वो एसिड सॉल्युबल पूल, उसमें क्या है, उसमें एक चीज कॉमन क्या है कि सबका वेट, सबका जो मॉलिक्यूलर भार है वो क्या होगा, वो होगा आपका कितना होगा, 18 से लेके 800 डाल्टन, ठीक है। द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन हैज ओनली 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब देखिए और एसिड इनसॉल्युबल यानी कि जो ऊपर रह गया था उसमें बस 4 ही होता है, उसमें क्या क्या होता है, उसमें प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, और प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड्स और लिपिड्स। अब एक यहाँ पे लिपिड्स, तो लिपिड्स इज नॉट एन मैक्रोमोलिक्यूल्स, लिपिड्स मैक्रोमोलिक्यूल्स ही है, लेकिन लिपिड्स भी ऊपर क्यों रह गया, क्योंकि वाटर इनसॉल्युबल है वो, ठीक है। This class of compound which with the exception of lipids have molecular weight in the range of 10,000 Dalton and above। साफ समझ लिया कि जो insoluble fraction यानी कि क्या लिखा है, इन दिस क्लास यानी कि जो insoluble fraction में है उनका molecular weight क्या होता है, सबका molecular weight 10,000 से ऊपर ही है, सिर्फ एक लिपिड को छोड़ दें तो। For this very reason biomolecules the chemical compound found in living organism are of 2 types। अब क्या इसी वजह से क्या हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो बायोमोलिक्यूल्स है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, माइक्रो और मैक्रो, ठीक है। वन दो which have molecular weight less than 1000 Dalton, एक वो जिसका वेट 1000 से 1000 से कम हो, ठीक है, रेफर टू एज माइक्रोमोलिक्यूल्स और सिंपली बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। While those which are found in the acid soluble fraction are called macromolecules और बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। जो मतलब जो सॉल्युबल एसिड सॉल्युबल होगा वो जो सॉल्युबल हो गया वो माइक्रोमोलिक्यूल्स, जो नहीं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो ऊपर आ गया वो मैक्रोमोलिक्यूल्स है ना। The molecules in the insoluble fraction with the exception of lipid and polymeric substance they do not then why do lipid whose molecule, देखिए आप ये कह रहा है कि जो हम जब ये बात कर लिए कि मैक्रोमोलिक्यूल्स नीचे होगा, जिसका वेट अधिक होगा, सॉरी जिसका वेट अधिक होगा वो ऊपर होगा, जिसका वेट कम होगा नीचे होगा, तो लिपिड का वेट तो कम है वो ऊपर क्यों है, वही तो बोल रहा है वो ऊपर क्यों है, तो ऊपर इसलिए है lipids are indeed small molecular weight compound and are present only as such because all the arranged in the structure like cell membrane and other। अब देखिए कह रहा है कि लिपिड क्या होता है, तो भैया सेल मेम्ब्रेन मतलब होता है, सेल मेम्ब्रेन में होता है, देखिए लिपिड सेल मेम्ब्रेन में होता है, कैसा होता है, फॉस्फोलिपिड के फॉर्म पे होता है, ठीक है। देखिए व्हेन यू ग्राइंड ए टिश्यू विद ए डिस्टर्ब, हम एक टिश्यू को मतलब ग्राइंड करेंगे, रप्चर करेंगे, उसको तोड़ेंगे, द सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन आर ब्रोकन इनटू पीसेस एंड फ्रॉम वेसिकल्स व्हिच आर नॉट वाटर सॉल्युबल। अब देखिए
जब हम लोग उसको रैप्चर किए, जब हम लोग क्या किए, सेल को तोड़े, रैप्चर किए, तो क्या हुआ, लिपिड क्या किया, विसाइकस बन गए। जो लिपिड क्या किया, अपने आप को विसाइकस, यू नो व्हाट इज विसाइकस, ठीक है, अपने आप को विसाइकस बना लिया, ठीक है, और विसाइकस बना के अपने आप को अरेंज कर लिया। और विसाइकस बना के देखिए, विसाइकस बना के अलग क्यों हट गया, क्योंकि वाटर था, वाटर से उसका हाइड्रोफोबिक था, इसलिए हट गया वो अलग, ठीक है ना। Therefore, the membrane fragment in the form of vesicles get separated along with the acid insoluble pool। वही दिख दिया कि वो एसिड इनसोल्युबल पूल से, मतलब जो एसिड इनसोल्युबल पूल है उसमें रह गया, hence in the macromolecules fraction, मतलब कि जो वाटर सॉल्युबल था वो तो नहीं चला गया, ये वाटर सॉल्युबल नहीं है इसलिए ऊपर रह गया, इसलिए मैक्रोमोलिक्यूल्स में है। देखिए सब मिला के जो पर है, सब मिला के बात यही कह रहा है जो हमने बात की है पहले, कि लिपिड्स एक माइक्रोमोलिक्यूल्स ही है, लेकिन वो ऊपर क्यों है, वो आपका एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में क्यों है, वो मैक्रोमोलिक्यूल्स में क्यों है, क्योंकि वो वाटर इनसॉल्युबल है, वो एसिड इनसॉल्युबल है, वो नीचे नहीं जा सकता है, वो टूट के विसाइकस बना के अलग हो गया और कहां रह गया, ऊपर ही रह गया, ठीक है। तो देखिए समझ गया, लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स, लिपिड मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है, ठीक है। द एसिड सॉल्युबल पूल प्रेजेंट रफली द साइटोप्लाज्म कंपोजिशन, मतलब क्या, देखिए क्या कह रहा है कि जो एसिड सॉल्युबल पूल है, क्या कह रहा है कि जो एसिड सॉल्युबल पूल है वो क्या करता है कि जो साइटोप्लाज्म, रफली साइटोप्लाज्म का हिस्सा को, देखिए सिंपल समझिए, जो एसिड सॉल्युबल है, ये जो एसिड सॉल्युबल है, ये नीचे आ गया ना एसिड सॉल्युबल, ये एसिड सॉल्युबल पूल हो गया, इसमें क्या होगा बाबू, तो इसमें आपका सारे साइटोप्लाज्म का सारा हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन जो ऑर्गेनस बॉडी है वो कहाँ, वो तो यहाँ ही रह जाएगा। मतलब आप सिर्फ एसिड सॉल्युबल पूल को साइटोप्लाज्म नहीं कह सकते, दोनों मिला के आपको साइटोप्लाज्म बोलना होगा, क्योंकि कुछ हिस्सा यहाँ आ गया, कुछ हिस्सा यहाँ आ गया है, ठीक है ना। द मैक्रोमोलिक्यूल्स फॉर्म साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेन्स बिकॉज द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। अब मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है और जो ऑर्गेन्स है वो कहाँ, वो ऊपर होगा, मतलब इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में होगा। टुगेदर दे रिप्रेजेंट द एंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ द लिविंग टिश्यू एंड ऑर्गेनिज्म, मतलब टुगेदर कुछ हिस्से, देखिए एमिनो एसिड नीचे आ गया होगा, कार्बोहाइड्रेट मतलब मोनो डाई ओलिगो नीचे आ गया होगा, न्यूक्लियोटाइड्स नीचे आ गया होगा, लेकिन ऑर्गेनस बॉडी ऊपर ही रह गया, और डीएनए वगैरह ऊपर ही रह गया, प्रोटीन ऊपर ही रह गया, तो मतलब एंड टुगेदर हम क्या कह सकते हैं कि भैया ये सेल का कंपोजिशन है। मतलब ऐसा नहीं खाली इसको आप कह दीजिएगा साइटोप्लाज्म, नहीं, दोनों मिलेगा तब एक सेल का, पूरा सेल का कंपोजिशन को, पूरा सेल का केमिकल कंपोजिशन को बताएगा ये, ठीक है। एंड वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन द लिविंग, और वाटर का तो मैं बात ही नहीं कहना, वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल है वो, ठीक है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और वाटर में क्या केमिकल है H2O। अब बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स का, एनसीईआरटी, हम लोग पढ़े पॉलीसैकेराइड्स को, एनसीईआरटी क्या देखते हैं, द एसिड इनसॉल्युबल pellets have also have polysaccharides carbohydrate as other class of macromolecules, ठीक है। polysaccharides क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स है, ठीक है। polysaccharides है लॉन्ग चेन ऑफ शुगर, पॉलीसैकेराइड क्या, तो शुगर का लंबा चेन होता है, ठीक है। दिस आर थ्रेड, लिटरली ए कॉटन थ्रेड कंटेनिंग ए डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स एज बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है। बहुत सारा मोनोसैकेराइड जुड़ा तो क्या, एक बिल्डिंग ब्लॉक, एक मतलब लंबा चैन बन गया उसका, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेलुलोज इज अ पॉलीमेरिक पॉलीसैकेराइड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड। सेलुलोज क्या है, तो एक पॉलीसैकेराइड्स है, सेलुलोज क्या है, पॉलीसैकेराइड्स है ना, और एक तरह के ही मोनोसैकेराइड से मिलकर बना हुआ है वो। अभी तो हमने बात किया तो होमो हेटेरो, तो क्या है, ग्लूकोज से मिलकर अल्फा बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बना। सेलुलोज इज होमो, यहाँ भी एनसीईआरटी भी लिखा हुआ है, सेलुलोज क्या है, तो एक होमो पॉलीमर है, ठीक है। स्टार्च इज एन फेवरेट ऑफ दिस बट प्रेजेंट इन द स्टोर हाउस ऑफ, और स्टार्च क्या है, तो स्टार्च भी क्या है बाबू, तो स्टार्च भी एक आपका, स्टार्च क्या है आपका, एक आपका पॉलीसैकेराइड्स है, लेकिन वो कैसा पॉलीसैकेराइड्स है, तो एनर्जी को स्टोर करने वाला। देखिए सेलुलोज कैसा पॉलीसैकेराइड्स था, स्ट्रक्चर देने वाला, स्टार्च कैसा है, फूड को स्टोर करने वाला। एनिमल हैव अदर वेरिएंट, और एनिमल के पास क्या है, एनिमल के पास ग्लाइकोजन है, वो क्या करता है, वो भी खाना को स्टोर करता है, ठीक है। इनुलिन इज अ पॉलीमर फ्रूक्टोज, देखिए एनसीईआरटी में मेंशन किया है, इनुलिन क्या है, फ्रूक्टोज का पॉलीमर है। इन्हें पॉलीसैकेराइड, देखिए इन्हें पॉलीसैकेराइड चेन से ग्लाइकोजन, देखिए एक सुनिए, एक पॉलीसैकेराइड चेन में क्या बोले, एक पॉलीसैकेराइड चेन में दो सिरा होगा ना, दो सिरा होगा, ऐसा दो सिरा होगा, एक सिरा ये होगा, एक सिरा ये होगा, दूसरा हो गया, तो एक सिरा यानी क्या, से ग्लाइकोजन द राइट साइड, जो इसका राइट साइड होता है ना, वो क्या होता है, उसको हम लोग वो क्या होता है, रिड्यूसिंग साइड होता है। देखिए रिड्यूसिंग साइड करने का मतलब क्या है ना, कि अगर हम फैलिंग सोल्यूशन में रखेंगे, सुनिए क्या बोल रहा है, कि अगर हम एक आपका ग्लाइकोजन, एक ग्लाइकोजन को अगर हम एक फैलिंग सॉल्यूशन में रखेंगे, ठीक है ना, तो ये दोनों सिरा, एक सिरा क्या करेगा, रिड्यूस करना शुरू कर देगा, एक सिरा क्या करेगा, नॉन रिड्यूस होगा। मतलब एक सिरा को हम लोग कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, एक को हम लोग कहेंगे रिड्यूसिंग, एक को कहेंगे नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है। तो ये लिखा है यहाँ पे कि राइट साइड क्या होगा, रिड्यूसिंग होगा, लेफ्ट साइड क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग होगा, ठीक है। स्टार्च हैज ब्रांचेस, स्टार्च फ्रॉम हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, स्टार्च के पास क्या है, बात की स्टार्च के पास क्या है, ब्रांच है, बात की ना, स्टार्च के पास कहाँ ब्रांच होता है, एमाइलोपेक्टिन में, है ना।
इनफैक्ट स्टार्च कैन होल्ड I2 मॉलिक्यूल्स इन द हेलिकल पोर्शन, और स्टार्च क्या करता है, I2 मॉलिक्यूल्स को हेल्प कर सकता है, इसी के तो कलर प्रोवाइड करता है, ब्लू ब्लैक रेड, है ना। इसके बाद इन स्टार्च I2 इज ब्लू इन कलर, स्टार्च में क्या है, I2 जो I2 कलर में ब्लू हो जाता है। सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्स एंड हेंस, अब देखिए जो सेलुलोज है वो क्या है, हेलिक्स के स्ट्रक्चर में नहीं होता है। देखिए जो हेलिक्स के, सुनिए समझ लीजिए, जो हेलिक्स के स्ट्रक्चर में होगा ना वही क्या करेगा, कलर को रिटेन कर पाएगा, मतलब कलर को ले पाएगा, तो नहीं ले पाएगा। अब सेलुलोज क्या है, वो लंबा स्ट्रक्चर में होता है, इसलिए वो क्या होता है, वो कलर को नहीं ले पाता। अभी तो हम बात किए था कि सेलुलोज के पास कोई कलर नहीं होता है। प्लांट सेल और मेड ऑफ सेलुलोज, प्लांट सेल किसका, सेलुलोज से बना होता है। पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर इन सेलुलोजिक, मतलब जो पेपर होता है, ठीक है ना, इसका जो कॉटन फाइबर होता है सबके सब सेलुलोज से बना होता है। देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स इन नेचर, नेचर में और भी बहुत कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, ठीक है। दे हैव एन बिल्डिंग ब्लॉक एमिनो शुगर एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर, जैसे कि कुछ मॉडिफाइड शुगर है, कुछ एमिनो शुगर होते हैं, जैसे कि आपका हो गया ना एनएसिटाइल जो ग्लूकामाइन है, एनएसिटाइल ग्लैक्टोएमाइन है, ये सब क्या है, ये सब वैसे सुने, ये सब वैसे पॉलीसैकेराइड है जिसमें एक एमिनो ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा, फॉर एग्जांपल आर्थ्रोपोडा, ठीक है ना, याद आ गया ऊपर एनिमल किंगडम, ठीक है ना। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा फॉर एग्जांपल हैव ए कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स कॉल्ड काइटिन, दिस कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स आर मोस्टली होमोपॉलीमर्स। और जो आर्थ्रोपोडा का जो एक्सोस्केलेटन मतलब क्या, एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर, सब बता। एक्सो मतलब क्या, जो बाहरी का परत होता है उसमें क्या होता है, उसका उनका बॉडी किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। और ये काइटिन क्या होता है, एनएसिटाइल ग्लूकामाइन, एनएसिटाइल ग्लूकामाइन से बना होता है। और एनएसिटाइल ग्लूकामाइन देखिए जो क्या लिखा है कि जो काइटिन बना होता है वो किसका बना होता है, वो एनएसिटाइल ग्लूकामाइन से बना होता है। और सबके सब एनएसिटाइल ग्लूकामाइन ही होता है, मतलब होमोपॉलीमर है, वही तो लिखा हुआ है होमोपॉलीमर। खत्म हुआ आपका लेक्चर 7। अब बाबू कल हम लोग आगे बढ़ेंगे किससे, आप देखिए आज हम लोग बात किए 3 तरह का, हम लोग देखे ना मैक्रोमोलिक्यूल्स। आज किसका बात किया हम लोग, पॉलीसैकेराइड्स। तो बचा क्या, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। तो कल बात करेंगे हम लोग बाबू प्रोटीन पे, किस पे, प्रोटीन, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी, ठीक है। चलिए अब देखिए आज हम लोग क्या क्या पढ़े, हम लोग समझे पॉलीसैकेराइड। देखिए एनसीईआरटी का जो लाइन है ना, सारे पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी को पढ़ के देखे ना, खुद समझ में आया क्या लिखा हुआ है। जब हम लोग बियॉन्ड एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, बिटवीन द लाइंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी को पढ़ के देखें ना, खुद समझ में आएगा सब क्या लिखा हुआ है। इतना सिंपल सिंपल लाइन, तो प्लांट सेल इज मेड ऑफ सेलुलोज, इतना सिंपल लाइन कौन नहीं समझेगा, ठीक है। तो बच्चा को बोलेगा वो भी याद कर लेगा, ठीक है ना। देख क्या बोले हम आज हम लोग पढ़ेगा वो, तो पॉलीसैकेराइड्स को समझे कि पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है, ठीक है ना। पॉलीसैकेराइड में क्या होता है, सारे हम लोग पहले समझे कि मैक्रोमोलिक्यूल्स, हम लोग क्या समझे, मैक्रोमोलिक्यूल्स। उसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स कैसे बनता है, तो बहुत सारे मोनोमर जुड़ता है तो पॉलीमर बनता है। ऑल द पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, है ना। प्रोटीन एक पॉलीमर है, न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर है, पॉलीसैकेराइड्स एक पॉलीमर है, नाम ही पॉलीसैकेराइड्स एक पॉलीमर है, ठीक है। हम लोग बात किया पॉलीसैकेराइड्स का, कुछ को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। पहले तो हम लोग में 2 देखे, एक तो वैसा होमोपॉलीसैकेराइड, एक को देखे हम लोग हेटेरोपॉलीसैकेराइड। देखिए आज बात होगी होमो का, अब कल बात करेंगे प्रोटीन। प्रोटीन इज एन हेटेरोपॉलीमर, वो है प्रोटीन। क्या प्रोटीन कैसे होगा, कहीं आपका क्या होगा, प्रोटीन जब बना होगा तो क्या एमिनो एसिड होगा, अलग अलग एमिनो एसिड भी मिलता है उसमें ना, तो वो आपका क्या है, वो आपका हेटेरोपॉलीमर है, ठीक है, होमोपॉलीमर नहीं है। फिर जो न्यूक्लिक एसिड होता है हम लोग जानते हैं एमाइन, है ना, ग्वानिन। तो फिर हम लोग क्या किए, पॉलीसैकेराइड को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। एक वैसा पॉलीसैकेराइड जो कि फूड को स्टोर करने का काम करे, एक वैसा पॉलीसैकेराइड जो कि स्ट्रक्चर का हिस्सा है, एक वैसा जो कि क्या आपका म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स है। फिर जो स्ट्रक्चर का हिस्सा है उसमें सेलुलोज आ गया, काइटिन आ गया, है ना। और जो फूड स्टोर का हिस्सा है उसमें क्या आ गया, उसमें आपका स्टार्च आ गया, ग्लाइकोजन आ गया। स्टार्च क्या है, तो प्लांट बॉडी। स्टार्च में 2 पार्ट होता है, एमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलेज में सिंगल स्टेट होता है, और एमाइलोपेक्टिन में ब्रांच होता है। एमाइलोपेक्टिन 70 से 80% होता है। ग्लाइकोजन ह्यूमन बॉडी में होता है, एनिमल स्टार्च है, और इसमें सारे के सारे जो रिंग है वो क्या ब्रांचिंग होते हैं। 1,4 और 1,6 दोनों हमको लिंकेज देखने को मिलता है इसमें। फिर हम लोग स्ट्रक्चर पे, तो सेलुलोज को समझे। सेलुलोज के बाद क्या देखे हम लोग, सेलुलोज से पहले क्या देखे थे, काइटिन को समझे थे, है ना। ये तो देखे हम लोग आज, कुछ तो आज नहीं था, ठीक है। अब तो कल बात करेंगे प्रोटीन से, ठीक है। तो ढंग से ऐसे सुन लीजिएगा, मन से सुनिएगा, कॉपी एक लाइन ऐसे वो क्लियर करवा देते हैं क्या लिखा हुआ है। और देखिए सारा बताने के बाद ना इंस्टाग्राम तो अपने आप क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो बाबू तो लाइटनिंग, ठीक है ना, जस्ट मैनेज इट। चलिए तो आप लोग भी कल में बढ़ेंगे आगे प्रोटीन से, ठीक है। तो बात करेंगे प्रोटीन देखेंगे, फिर पर्सनल न्यूक्लिक एसिड को देखेंगे, वैसे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और चैप्टर को फिर ओवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या पढ़ना है बात, जिसे तो आप लोगों को लेना है, ठीक है। तो आप लोग भी पढ़ते रहिए, मैथ करते रहिए। इतना ही आ जाएगा, धन्यवाद।